चलिए, सभी को वंदे मातरम। आज अनाउंसमेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो निमसेट और सीयूटी महाराष्ट्र सिटी के लिए 2026 में होने वाले एग्जाम को देना चाहते हैं या 2027 में या 2028 में होने वाले एग्जाम को देना चाहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि कई सारे स्टूडेंट का फोन आ रहा था कि सर, अगर हमें 2026 में निमसेट सीयूटी की एग्जाम की तैयारी करना है तो हमें ज्वाइन करने की सही डेट क्या होगी और किस बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए, कि जो बच्चे सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में, किन बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए 2026 के लिए, किन बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए 2027 में जो एग्जाम देना चाह रहे हैं उनको ज्वाइनिंग का डेट क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा और किस ढंग से करेंगे, 2028 में जिनको निमसेट की एग्जाम देना, सीयूटी की एग्जाम देना, उनका ज्वाइनिंग का टाइम क्या होगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। पहले मैं 2026 वाले बच्चों के लिए मैं समझाऊंगा कि क्या राइट टाइम होगा, फिर 2027 वाले बच्चों के लिए समझाऊंगा, फिर 2028 वाले बच्चों के लिए समझाऊंगा। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर, कि आज के लेक्चर में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ, जिसमें निमसेट सीयूटी महाराष्ट्र में वो सारे स्टूडेंट जो अगले साल 2026 में एग्जाम देना चाह रहे हैं, 27 में 28 में एग्जाम देना चाह रहे हैं। तो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ बच्चों को लग रहा है कि क्या सर हम लेट हो गए, ज्वाइनिंग टाइम सही टाइम क्या है, अगर हम फाइनल के साथ तैयारी कर रहे हैं तो हमें हमारा टाइम क्या होना चाहिए था, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो किस ढंग से तैयारी करें, तो इसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज मिलेगी। साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस इन्फॉर्मेशन के साथ निमसेट का क्राइटेरिया क्या है, सीयूटी का क्राइटेरिया क्या है, उसका सिलेबस क्या है, कितने कॉलेजेस हैं और कौन कौन से कॉलेज में अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। इसके अलावा परसेंटेज क्राइटेरिया के साथ साथ सिलेबस के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि ऑनलाइन के माध्यम से कैसे तैयारी करेंगे, और अगर कोई बच्चा ऑफलाइन ज्वाइन कर रहा है तो ऑफलाइन के माध्यम से कैसे तैयारी करेंगे, चाहे 26 की हो, 27 की हो, 28 की हो, वो तैयारी कैसे करेंगे। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि अगर 2026 में एग्जाम देना चाह रहा है तो क्या अभी जुलाई में किस किस डेट में बैच स्टार्ट हो रही है, अगस्त में किस किस डेट में बैच स्टार्ट हो रही है 2025 में, वो सभी इंफॉर्मेशन आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिटेल दी जा रही है। इसके अलावा भी सबसे ज्यादा क्वेरीज बच्चे को रहती है कि सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है, और ऑनलाइन में जो फैसिलिटीज रहेगी कोर्स से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड या फिर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड, वो क्या क्या ऑनलाइन में रहेगा, क्या क्या ऑफलाइन में रहेगा, ऑनलाइन में क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, ऑफलाइन में क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा निमसेट के रिजल्ट क्या रहे 2025 में, अदर्स एग्जाम के रिजल्ट 2025 में एकेडमी के क्या रहे, और कंसिस्टेंट सालों से एकेडमी कितने बेहतर रिजल्ट रहे, तो उसके पीछे क्या कारण है। लगातार 12वीं बार ऑलरेडी फर्स्ट रैंक अपनी एकेडमी से है और इस बार भी फर्स्ट रैंक अपनी एकेडमी से आई, तो क्या रीजन रहे और हम कैसे प्रिपरेशन करें ताकि उस रैंक तक हम पहुंच पाए, उसके बारे में आज डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। साथ में अगर ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके एडमिशन की प्रोसेस क्या है, एनरोलमेंट की प्रोसेस क्या है, फी पेमेंट की प्रोसेस क्या है, फीस क्या है और डेट क्या है। कि अगर हम 26 में कोई बच्चा तैयारी करना चाह रहा है तो उसको भी 25 में ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अब 25 में जुलाई चल रहा है, तो कब किस डेट में जुलाई से बैच स्टार्ट हो रही है, अगस्त में ज्वाइन करना चाहता है, अगस्त की 2025 में अगस्त की कोई बैच ज्वाइन करना चाहता है तो अगस्त में डेट क्या होगी, सितंबर में डेट क्या होगी, और एक डेडलाइन क्या है कि कब तक उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। जिन बच्चों को 2027 में एग्जाम देना है उनकी सही डेट क्या है ज्वाइनिंग की, और जिन बच्चों को 2028 में एग्जाम देना है उनकी सही डेट क्या है, वो सभी के बारे में आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि उन सभी स्टूडेंट जो अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि कोरोना के दौरान 11-12 उनका ढंग से स्कूलिंग नहीं हुआ, तो कैसे किस टाइम उनको ज्वाइन करना चाहिए और कैसे प्रिपरेशन करें कि अच्छी रैंक पे सिलेक्ट हो पाए। जैसे इस बार का रिजल्ट एकेडमी का सबसे बेहतर रिजल्ट है, जेवीएन ने पूरा सबका सुपड़ा साफ कर दिया और ऐसा बेहतर रिजल्ट लेके आए हैं कि पूरा निमसेट 2025 के रिजल्ट में मेजॉरिटी नंबर सिलेक्शन से ऑल इंडिया सारे टॉप रैंकर्स जेमे के हैं, जितने एकेडमी के हैं, जिसमें टॉप 10 में 6 हैं, टॉप 20 में 11 स्टूडेंट है निमसेट 2025 में। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के साथ टॉप 10 में 6, टॉप 20 में 11 के साथ टॉप 30 के अंदर 17 स्टूडेंट है। 464 बच्चों का सिलेक्शन हुआ निमसेट 2025 में, तो कैसे हो पाया और हम किस दिन से प्रिपरेशन करेंगे तो कर पाएंगे। इसके अलावा भी जो जरूरी बातें हैं जो आपको तैयारी के समय ध्यान रखनी चाहिए, वो सारी बातों का आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाते जा रहा हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये निमसेट एग्जाम क्या है और सीयूटी एग्जाम क्या है, महाराष्ट्र एग्जाम क्या है, इस एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट करते करते पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देते जा रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं एमसीए मतलब मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए जो है कंप्यूटर फील्ड में देखा जाए तो सबसे टॉप लेवल की डिग्री मानी जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है। पर एमसीए दो फील्ड में डिवाइड है। एमसीए के दो टाइप की एग्जाम होती है, एक तो ऑल इंडिया लेवल की एमसीए एंट्रेंस एग्जाम होती है और दूसरी स्टेट लेवल की एमसीए एंट्रेंस एग्जाम होती है। ऑल इंडिया लेवल की जो एमसीए एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें टॉप लेवल के कॉलेज एनआईटी के हैं, उसके बाद सीयूटी है, महाराष्ट्र सिटी है, फिर एसयू है, बीआईटी और वीआईटी है। इसमें एनआईटी सबसे बेहतर कॉलेज माने जाते हैं। एनआईटी का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं है, एनआईटी का कोई विकल्प नहीं है। कभी कोई बच्चा आज तक तुम्हें दिखेगा नहीं कोई एनआईटी छोड़ के अदर कॉलेज है, मतलब एनआईटी का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। तो हर बच्चे को ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर एमसीए की तैयारी करना तो पहला जो प्रेफरेंस है एनआईटी होना चाहिए। एनआईटी मतलब एमसीए, एमसीए मतलब एनआईटी को सबसे बेस्ट प्लेसमेंट जो ऑफर किए जाते हैं। वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन आती है वो एनआईटी में आती है। फिर उसके बाद प्लान बी तुम्हारा सीयूटी महाराष्ट्र हो सकता है, लेकिन वो सीयूटी महाराष्ट्र सीयूटी की बात करें जिसमें डीयू है, महाराष्ट्र में इतने अच्छे कॉलेज भी नहीं है, प्लेसमेंट बहुत ही कम है, लेकिन एनआईटी का प्लेसमेंट बहुत शानदार है। 46 लाख
तब पैकेज एनआरटी का गया पिछले साल के प्लेसमेंट्स वगैरह भी मैं सब दिखा रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि अगर हम एनआरटी से एमसी करते हैं तो हमारे प्लेसमेंट क्या होंगे, क्या सैलरी पैकेज वहाँ ऑफर होते हैं और कौन कौन सी कंपनी आती है, आज मैं सब डिटेल में समझाने बताने वाला हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद सारी क्वेरीज, क्योंकि फोन से कई सारे बच्चों को लगातार पिछले 1 महीने से फोन आ रहा था, क्योंकि एकेडमी का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया, हर साल की तरह इस साल भी एकेडमी रिजल्ट बहुत बेहतर आया। और मैंने बताया कि ऑलरेडी फर्स्ट रैंक के साथ टॉप 10 में 6, टॉप 20 में 11 के साथ, टॉप 30 के अंदर 17 स्टूडेंट्स के साथ 464 बच्चों ने सिलेक्शन लिया। तो ये सारे बच्चों की काउंसलिंग प्रोसेस चल रही थी, सारा ये सब प्रोसेस कंप्लीट हुई, तब जाके मैं ये तुम लोग को बेस्ट अनाउंसमेंट का सेशन ले पा रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि हर बच्चों को कंफ्यूजन होता कि सर हमें एनआईटी में अगर हम जा रहे हैं तो त्रिची में क्या प्लेसमेंट पैकेज है, या वारंगल में क्या, सूरतकल में क्या, या एनआईटी भोपाल में क्या, कुरुक्षेत्र में क्या। तो स्टेप बाय स्टेप सारे प्लेसमेंट्स वगैरह मैं सब बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस ढंग से कैसा होता है। फिलहाल सबसे पहले हम बात करें एनआईटी की, तो एनआईटी में 11 एनआईटी के कॉलेज है और 2 ट्रिपल आईटी के कॉलेज है। 11 एनआईटी 2 ट्रिपल आईटी मिला के टोटल 13 कॉलेज हो जाते हैं। सीयूटी में वैसे तो बहुत सारे कॉलेज है, लेकिन काम के कॉलेज डीयू, जेएनयू, अभी इशू है। महाराष्ट्र में पुणे, विजिटी, मुंबई अच्छे कॉलेज है, एसयू, बीआईटी और वीआईटी। लेकिन एनआईटी पहले ऑप्शन में हर बच्चों को रखना चाहिए। अगर एमसीक्यू हम तैयारी कर रहे हैं तो पहला प्रेफरेंस हमें एनआईटी को देना चाहिए। एनआईटी सबसे बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो एनआईटी का कोई सब्स्टिट्यूट ना था, ना है, ना कभी होगा। तो एनआईटी में टोटल जो सीट्स है 1285 और पूरे इंडिया के अंदर 11 एनआईटी और 2 ट्रिपल जो आईटी है, वो पहले नंबर पे एनआईटी त्रिची है जो फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे एनआईटी इलाहाबाद है, थर्ड नंबर पे एनआईटी वारंगल है, फोर्थ नंबर पे एनआईटी कुरुक्षेत्र है, एनआईटी भोपाल जो है फिफ्थ नंबर पे, सिक्स नंबर पे एनआईटी दिल्ली है, 7 नंबर पे एनआईटी पटना है, फिर एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी रायपुर, एनआईटी अगरतला, एनआईटी मेघालय, ट्रिपल आईटी भोपाल और ट्रिपल आईटी बड़ोदरा है। टोटल जो सीट है 1285 सीटें हैं। और अभी अगर बात करें निमसेट 2025 के रिजल्ट की, जो मैं अभी डिटेल में भी बताऊंगा रिजल्ट, तो 464 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है निमसेट 2025 में। निमसेट 2025 में तो ये बहुत बड़ी बात है, पूरे इंडिया का, हिंदुस्तान का हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन जीते मिस एकेडमी से। ड्रीम कॉलेज आपका तो एनआईटी होना चाहिए, और एनआईटी में भी अगर कोई सोचे कि सबसे बेस्ट एनआईटी क्या है तो त्रिची। एनआईटी त्रिची का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। एनआईटी त्रिची में वर्ल्ड की ऐसी कोई कंपनी है जो कंपनी नहीं आती हो। आपको गूगल भी वहां पे आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है, अमेजॉन आती है, सिस्को आती है। तो ड्रीम कॉलेज एनआईटी त्रिची हर बच्चे का होना चाहिए। इस बार मेजोरिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट, पूरे इंडिया का हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन भी एकेडमी से है, और मेजोरिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो त्रिची जाने वाले हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो जीते मिस एकेडमी से। तो उसके बाद जैसे कॉलेज अलॉटमेंट थर्ड राउंड काउंसलिंग बाद होगा, तो वो डेटा में डिस्प्ले करूंगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपनी एकेडमी से त्रिची गए, क्योंकि टॉप 10 में अधिकतम बच्चे जीतन मिस एकेडमी के हैं, टॉप 20 के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे जीतन मिस एकेडमी के हैं, टॉप 30 के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे जीतन मिस एकेडमी के हैं, और टॉप 100 में सबसे ज्यादा बच्चे जेमे के हैं। तो त्रिची भी जो सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा बच्चे जा रहे हैं, और वो त्रिची में जाने वाले बच्चे वो जेमे के होंगे, बल्कि सभी को मिला लिया जाए तो डबल से ज्यादा बच्चे त्रिची जेमे के बच्चे जा रहे हैं। तो ये हर बच्चों को स्टार्टिंग में ड्रीम होना चाहिए कि अगर हमें कॉलेज लेना है तो त्रिची लेना है। वैसे तो सारे एनआईटी अच्छे हैं, लेकिन अगर हमें शुरुआत करें तैयारी की तो ड्रीम बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ड्रीम बड़ा होगा तो सफलता भी बड़ी होगी। चलिए, इसके बाद हम एक एक करके हम देखते जा रहे हैं। अब देखते हैं निमसेट के क्राइटेरिया के बारे में। तो निमसेट का क्राइटेरिया क्या है, निमसेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि अगर एनआईटी की एग्जाम देना तो सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल पे आपका कोई भी एक पेपर मैथ्स का होना कंपलसरी है। अगर 11 12 मैथ्स नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ्स होना चाहिए। या तो मैथ्स होना चाहिए या तो स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। अगर किसी का मैथ्स नहीं है, सपोज कोई बीकॉम वाला बच्चा है, तो अगर बिजनेस मैथमेटिक्स है तो भी वो निमसेट की एग्जाम दे सकता है, स्टैटिस्टिक्स है तो भी दे सकता है, या भी 3 साल में एक कोई भी सेमेस्टर में कोई भी ईयर में मैथ्स होना कंपलसरी है, और 60% होना कंपलसरी है ग्रेजुएशन लेवल पे, तीनों साल का मिला के। हर एक सेमेस्टर का 60 होना अनिवार्य नहीं है, तीनों साल का मिला के ग्रेडेड 60% होना चाहिए। अगर ईयर सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम है, तो 6 सेमेस्टर मिला के 60% होना चाहिए। अगर किसी का पॉइंटर सिस्टम चल रहा है तो 6.5 सीजीपीए होना चाहिए, और जिनका पॉइंटर सिस्टम है ग्रेजुएशन में 3 साल का मिला के और 6 सेमेस्टर का मिला के। और अगर किसी बच्चे का ऐसा है कि वो SC ST OBC कैटेगरी का है तो 6 सीजीपीए चाहिए, और परसेंटेज में 55% चाहिए। परसेंटेज अगर कोई जैसे SC कैटेगरी का, SC कैटेगरी का, PWD कैटेगरी का है तो उसको 55% में भी एनआईटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएगा। पर मैथ्स मैंडेटरी है, कंपलसरी ग्रेजुएशन लेवल पे। 12th में हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं निमसेट में पैटर्न क्या है। तो निमसेट में टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम 120 मिनट मिलता है, मार्क्स 1000 रहता है। निमसेट का पूरा पेपर 4 हिस्सों में डिवाइड है। पहला मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन पे 12 नंबर मिलता है, तो 600 मार्क्स का मैथ्स होता है, इसमें 70 मिनट टाइम आपको मिलता है। निमसेट पहले टाइम बाउंडेड एग्जाम नहीं थी, पिछले 2-3 सालों से टाइम बाउंडेड एग्जाम होगी। टाइम बाउंडेड का मतलब है कि मैथ्स के लिए आपको 70 मिनट अलॉट होते हैं, रीजनिंग के लिए आपको टाइम अलॉट होता है 30 मिनट्स, और कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट मिलता है।
तो पूरा पेपर में जो 120 मिनट का डिवीजन है वो 70, 30 एंड 20 मिनट्स के आधार पे होता है। अच्छा, मैथ्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए 12 नंबर मिलता है, 600 मार्क्स का मैथ्स होता है, टाइम 70 मिनट्स। एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए क्वांटा एंड वर्बल, तो रीजनिंग वाला पोर्शन और एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 6 मार्क्स मिलते हैं, 240 मार्क्स का रीजनिंग आता है और उसके लिए टाइम अलॉट होता है 30 मिनट्स। मतलब होता क्या है कि पहले मैथ्स अपियर होगा, जब तक मैथ्स आप सॉल्व करोगे तब तक रीजनिंग वाला सेक्शन और कंप्यूटर इंग्लिश वाला सेक्शन डिसअपियर होगा, मतलब पहले मैथ्स ही सॉल्व करना पड़ेगा, स्टार्ट मैथ्स से करना पड़ेगा। जब मैथ्स के 70 मिनट्स पूरे हो जाएंगे तब वो रीजनिंग वाला सेक्शन अपियर होता है, तो रीजनिंग वाले सेक्शन के लिए मात्र आधे घंटे मिलते हैं। आधे घंटे जैसे रीजनिंग के कंप्लीट होते हैं फिर 20 मिनट्स में आपको कॉम्बो दोनों कर सकते हैं, उसमें कंप्यूटर भी और इंग्लिश भी है। तो कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के 6 नंबर मिलते हैं, तो 120 मार्क्स मिलते हैं कंप्यूटर के, और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर मिलते हैं क्वेश्चन के, तो 40 मार्क्स का आपका इंग्लिश होता है। टोटल मिला के 1000 नंबर का पेपर होता है। इसमें 1000 नंबर के पेपर में जैसे इस बार जो ऑलरेडी फर्स्ट रैंक था अपनी एकेडमी से, नाम है आरएन सोलंकी, उसके 640 मार्क्स थे, 640 नंबर थे, ऑलरेडी फर्स्ट रैंक था। तो पेपर टफ आता है तो कट ऑफ नीचे जाता है, पेपर आसान आता है तो कट ऑफ ऊपर जाता है। तो भाई 640 में ऑलरेडी फर्स्ट रैंक है, तो दिमाग में ये बिठाना है। अब अगर ये दिमाग बिठा लिया कि अगले साल भी 640 में फर्स्ट रैंक आ जाएगी तो ऐसा नहीं, पेपर आसान होगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, हो सकता है 700 जाए, 800 जाओ। पेपर अगर और टफ आ गया तो कट ऑफ और नीचे जाएगा। लेकिन एक माइंडसेट रखा कि अगर ऑलरेडी फर्स्ट रैंक 640 में आए तो हम अगर इस स्कोर के आसपास इससे बेहतर स्कोर लाते हैं तो और बहुत बेहतर रैंक आ जाएगी। नेगेटिव मार्किंग अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहती है, और मैथ्स के अगर एक क्वेश्चन राइट किया तो 12 नंबर, और गलत किया तो -3 नंबर डिडक्ट होंगे। रीजनिंग के एक क्वेश्चन राइट किया तो 6 नंबर, गलत किया तो -1.5 डिडक्ट होंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन राइट किया तो 6 नंबर मिलेंगे, गलत किया तो -1.5 डिडक्ट होंगे। और इंग्लिश का एक क्वेश्चन राइट किया तो 4 नंबर, गलत किया तो -1 नंबर कटेंगे। आगे बात करते हैं हम सीयूटी में। सीयूटी में वैसे तो बहुत सारे कॉलेज है, लेकिन काम के कॉलेज डीयू, जेएनयू, बीएचयू है, और इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीयूटी में। एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलता है, तो 300 मार्क्स का पेपर होता है। 200 मार्क्स में आपका डीयू भी अलॉट हो जाता है, जेएनयू, बीएचयू तो मिल ही जाते हैं, लेकिन मैं ये है कि सभी बच्चों को टारगेट एनआईटी का करना चाहिए। जो सीयूटी और मास्टर प्लान बी में होना चाहिए। एनआईटी सबसे बेस्ट कॉलेज माने जाते हैं। अगर किसी बच्चों को एनआईटी नहीं मिलता या किसी कारण से उसके परसेंटेज इतने नहीं है कि एनआईटी वो नहीं दे पा रहा है, या मैथ्स नहीं है ग्रेजुएशन में किसी पेपर में, तो वो सीयूटी और मास्टर के लिए कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो इसमें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर और थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग को मिला के 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एनआईटी जैसा डिवीजन नहीं है, इसमें हर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलता है, चाहे मैथ्स का क्वेश्चन राइट करो, कंप्यूटर का करो, इंग्लिश का करो, उसमें हर क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं। इसमें तीन चीजें आती है, मैथ्स है, रीजनिंग और कंप्यूटर है। तो कोई भी सेक्शन आप राइट करो 4 नंबर मिलेंगे, गलत के -1 रिजेक्ट होंगे। मतलब एनआईटी जैसा नहीं कि मैथ्स के 12 नंबर मिलेंगे, रीजनिंग 6 नंबर। इसमें हर एक, चाहे मैथ्स करें, रीजनिंग करें, कंप्यूटर करें, उसके हर एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत कर रहे हैं तो -1 नंबर डिडक्ट होंगे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं निमसेट 2025 के रिजल्ट की। जेएमए का रिजल्ट निमसेट 2025 में क्या रहा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा टारगेट एग्जाम अगर निमसेट है, निमसेट से बड़ी कोई एग्जाम नहीं है, तो हमें मालूम होना चाहिए जिस संस्थान को हम ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ एडमिशन लेके हम पूरे साल भर पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ का निमसेट का रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि सभी का ड्रीम कॉलेज निमसेट है। सबसे अच्छे प्लेसमेंट पैकेज निमसेट में मिलते हैं, और वर्ल्ड की सारी टॉप मोस्ट कंपनी चाहे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनआईटी में आती है। तो अगर कोई स्टूडेंट कहीं भी ज्वाइन करता है तो उसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी हो जाती है कि वहाँ के रिजल्ट्स क्या है, क्योंकि अगर रिजल्ट उसके पिछले साल के सारे ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन है, बेहतर है, तो उस बच्चे की संभावना पूरी होती है। फॉर एग्जांपल एनआईटी त्रिची ही क्यों बेहतर है, क्योंकि त्रिची का प्लेसमेंट सबसे ऊपर है सारे एनआईटी से। तो हर बच्चे का ड्रीम कॉलेज रहता है त्रिची जाना। जो टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100, टॉप 50 के अंदर रहते हैं वो बच्चे त्रिची ही जाना चाहते हैं। पहला प्रेफरेंस, पहला चॉइस त्रिची रहता है, वो सबसे ज्यादा प्लेसमेंट त्रिची के होते हैं। वैसे ही जेमे पूरे हिंदुस्तान के हर एक बच्चे की पहले पसंद इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन भी जेमे से होते हैं। तो हम देखते हैं इस बार 2025 में हर साल की तरह इस साल भी बच्चों ने निमसेट 2025 में बहुत ही बड़ी ग्रैंड सक्सेस लेके आए, बहुत ही अच्छा सफलता लेके आए, एक ऐसी सक्सेस जो अनबीटेबल परफॉर्मेंस लेके आए। और देखा जाए तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है। वो क्या है कि निमसेट 2025 में जेमेंस ने फिर से कर दिया सुपड़ा साफ, बात साथ बरकरार। और AIR1 इन निमसेट 2025 इज फ्रॉम जेमे। 2025 में फिर से ऑलरेडी फर्स्ट रैंक जेमे से है। 12 टाइम AIR1 इन निमसेट। निमसेट में देखा जाए तो लगातार 12वीं बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जेमे से है। इसके पहले 11 बार आ चुका था और लगातार 12वीं बार फर्स्ट रैंक है। और इसीलिए मैंने लिखा AIR1 इज अवर ट्रेडिशन नॉट बाय चांस। ऑलरेडी रैंक 1 जो है अपने एकेडमी का ट्रेडिशन है, वो बाय चांस नहीं है। एक्चुअली में क्या, जब लगातार कहीं से पूरे रिजल्ट निकल रहे हैं, पिछले 12 साल से ऑलरेडी फर्स्ट रैंक अपने एकेडमी से है, तो ये एकेडमी का ट्रेडिशन बन गया, पूरा प्रूवन रिकॉर्ड है। ये कोई एक या दो, पूरे हिंदुस्तान का कोई भी इंस्टीट्यूट उठा लो, पूरे कोई भी कोचिंग हिंदुस्तान के एमसी फील्ड में उठा लो, 2 बार भी फर्स्ट रैंक नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट की। चाहे पूरे सारे एमसी के कोचिंग को मिला लो तो एक भी कोचिंग से लगातार 2 बार भी फर्स्ट रैंक नहीं है, या लगातार छोड़ो 2 बार भी फर्स्ट रैंक नहीं है। और यहाँ से 12 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है। तो इसलिए
ये जेमे इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट माना जाता है, इसलिए हर बच्चों को पहले पसंद जेमे है। उसका रीजन ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात है कि ऑल इंडिया जो फर्स्ट रैंक आने वाले बच्चे कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, सब बिलो एवरेज है। सारे बच्चों का इंटरव्यू जब रिजल्ट आया था मैंने प्रसारित किया था, सबने देखा होगा। तो लगातार बार तो फर्स्ट रैंक है उसमें। उसके अलावा टॉप 10 में 6 स्टूडेंट जीते मिस्टर एकेडमी के हैं, टॉप 20 में 11 स्टूडेंट जीते मिस्टर एकेडमी के हैं, टॉप 30 में 17 स्टूडेंट जीते मिस्टर एकेडमी के हैं निम्सट 2025 में, और 464 बच्चों का सिलेक्शन निम्सट 2025 में जीते मिस्टर एकेडमी से हुआ, जो कि हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन, हाईएस्ट नंबर ऑफ, मैंने रियल सिलेक्शन लिखा इन निम्सट 2025 इन ऑल ओवर इंडिया। इस ये लाइन लिखने का मतलब इसलिए है कि आजकल कोई भी हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन लिख लेता है, लेकिन हाईएस्ट नंबर होना, लिखना और होने में दोनों में अंतर है। क्योंकि जो बच्चा एमसी की तैयारी करता है उसको पता रहता है कि टॉप 10 में एक स्टूडेंट ज्यादा होता है कि टॉप 10 में 6 स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, टॉप 100 में कितने स्टूडेंट है सबको गिनती आती है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रियल सिलेक्शन निम्सट 2025 में हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन है। ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि इस एग्जाम को मिला, क्योंकि ऑल इंडिया में टॉप 10 में अगर 6 स्टूडेंट यहाँ है तो 6 स्टूडेंट से ज्यादा कहीं हो तो हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन हो। टॉप 20 में 11 स्टूडेंट अपनी एकेडमी से 11 से ज्यादा तो कहीं सिलेक्शन हो, 464 सिलेक्शन अपनी एकेडमी से ज्यादा कहीं सिलेक्शन तो हाईएस्ट वर्ड है। लेकिन एकेडमी में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन इन ऑल एग्जाम, सारे एग्जाम। निम्सट 2025 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन एकेडमी में है, और इसीलिए निम्सट द रियल निम्सट टॉपर फैक्ट्री बोला जाता है। रियल निम्सट टॉपर फैक्ट्री इसलिए इस सारे टॉपर्स इसी एकेडमी के फैक्ट्री से निकल रहे हैं। और एकेडमी रिजल्ट की बात करें तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक निम्सट 2025 में है आर्यन सोलंकी की, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है। ऑल इंडिया थर्ड रैंक है अभय शर्मा की, ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक है राधे मोहन पाटीदार की, ऑल इंडिया सिक्स रैंक है स्नेहा टोंग की, ऑल इंडिया सेवंथ रैंक है हिमांशु देवतवाल की, ऑल इंडिया नाइन्थ रैंक है आर्यन पांडे की। इसके साथ ही ऑल इंडिया 12th रैंक, ऑल इंडिया 13th रैंक, ऑल इंडिया 14th रैंक, ऑल इंडिया 18th रैंक, ऑल इंडिया 19th रैंक, ऑल इंडिया 22 रैंक, ऑल इंडिया 23 रैंक, फिर ऑल इंडिया 26 रैंक, 28 रैंक, 29 रैंक, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 43, 45, 46, 57, 63, 65, 69, 70, 74, 85, 91, 100, 101, 102, 104, 115, 119, 120, 121, 125, 131, 133, 136, 147, 148, 149, 150, 154, 155, 158, 162, 164, 166, 167, 169, 170, 176, 179, 181, 182, 183, 186, 187, 194, 196, ये टॉप 200 तक सारे रिजल्ट्स है। और 464 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन इंडिया का ही है। और रिजल्ट्स स्पीक लाउडर देन वर्ड, ये मालूम सभी को पता है कि जहाँ सत्य है वहीं से कृष्ण होते हैं, जहाँ कृष्ण वहाँ विजय। तो अपने एकेडमी का रिजल्ट्स के हर साल आने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे ऑथेंटिसिटी है। रिजल्ट जो है, रिजल्ट में ऑथेंटिसिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं रिजल्ट आ रहा है और उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है तो रिजल्ट किसी काम का नहीं। देखिए मैंने एक लाइन लिखा, ऑथेंटिसिटी ऑफ रिजल्ट इज पावर ऑफ जेमे। जेमे का जो पावर है वो रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी है। इस लाइन का क्या मतलब है कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये लाइन का क्या मतलब है। अपने एकेडमी के हर एक रिजल्ट में ये लाइन लिखी रहती है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ रिजल्ट इज पावर ऑफ जेमे। उसका रीजन ये है कि जितनी मैंने अभी आपको रिजल्ट दिखाए, जितने रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, चाहे वो एनआईटी के हों, चाहे महाराष्ट्र सिटी के भी दिखाने वाला हूँ, चाहे सीयूटी के हों, उन किसी भी रिजल्ट में एक सिंगल फोटो भी कोई भी व्यक्ति दुनिया का नहीं बता सकता कि इस रिजल्ट में एक सिंगल फोटो भी किसी दूसरी अदर कोचिंग के किसी भी रिजल्ट में देखे जाए। अपने एकेडमी का एक सिंगल फोटो भी किसी और एक कोचिंग के रिजल्ट में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा और किसी भी सालों में नहीं मिलेगा। लेकिन अपनी कोचिंग को छोड़ दिया जाए तो जो दूसरे हैं, अदर्स हैं, पता होगा सबको, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो टॉप 100 में सिलेक्शन ही 15-20 हुए हैं और 15-20 में से 11 रैंक देखा जाए तो 11 फोटो 11 स्टूडेंट के रैंक कोचिंग ए में भी देखने को मिल रहे हैं, कोचिंग बी में भी देखने को मिल रहे हैं, कोचिंग सी में भी देखने को मिल रहा है और इस बार कोचिंग डी में भी देखने को मिल रहा है। मतलब 4-4, 5-5 कोचिंग में 11 से 12 रैंक देखने मिल रही। पहली बात तो सिलेक्शन ही लोगों के टॉप 100 के अंदर 15-18 हुए हैं या 20 हुए हैं, और 20 में से अगर 11 फोटो दूसरी कोचिंग ए में, बी में, सी में, डी में दिख रहे हैं, मतलब कॉमन है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर उन कॉमन फोटो को हटा दिया जाए तो सिलेक्शन 4, 5, 7, 8 जरा से रह जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये। और अपनी एकेडमी का कभी भी ओपन चैलेंज है, कभी भी एक फोटो भी किसी भी साल में, एक सिंगल सालों में भी आप सिंगल फोटो भी आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के किसी भी रिजल्ट में कभी भी नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि इससे बच्चा हाईली कंफ्यूज होता है। वही 10-12 फोटो कोचिंग ए में दिख रहे हैं, वही 10-12 रैंक कोचिंग बी में दिख रहे हैं, वही 10-12 फोटो कोचिंग सी और डी में दिख रहे हैं, तो बच्चा कहाँ माने, कहाँ से सिलेक्शन है, कहाँ ज्वाइन करे, क्या करे, तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं रहती है। और अपनी ऑथेंटिसिटी का सबसे बड़ा रीजन यही है कि अपने यहाँ का कोई भी रिजल्ट
कहीं भी किसी अदर जगह डिस्प्ले नहीं होगा, अपने यहाँ की कोई भी रैंक कहीं अदर जगह कॉमन नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ी पावर है जेएमए की रिजल्ट्स की, ऑथेंटिसिटी की। इसीलिए लगातार 12 साल से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक अपनी आई। टॉप 10 में मेजोरिटी बच्चे अपने यहाँ के हर साल, टॉप 100 में मेजोरिटी बच्चे हर साल अपने यहाँ से रहते हैं। जैसे इस बार टॉप 10 में 6 है तो टॉप 20 में 11 है। ऐसा कि नहीं टॉप 10 में 6 है तो टॉप 20 में कम हो गए। टॉप 10 में 6 स्टूडेंट है कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, थर्ड रैंक है, फिफ्थ रैंक है, सिक्स्थ रैंक है, सेवंथ है, नाइन्थ है, तो टॉप 100 टॉप 20 में 11 है, टॉप 30 में 17। बड़ी बात ये है कि अगर जो 11-12 फोटो सभी तीनों चारों एबीसीडी जो भी अलग अलग कोचिंग से कॉमन है उन कॉमन फोटो को हटा दिया जाए तो टॉप 100 में जितनी दूसरी कोचिंग के सिलेक्शन हुए हैं उससे ज्यादा बच्चे तो अपने यहाँ टॉप 30 के अंदर है। मतलब अदर कोचिंग के जो टॉप 100 में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उससे ज्यादा रिजल्ट तो अपने यहाँ टॉप 30 के अंदर ही है। तो सबसे बड़ी बात की नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात करें या फिर रिजल्ट्स की बात करें तो अभी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि किसी भी कोचिंग में टॉप 100 में जो बच्चे आ रहे हैं अगर उससे ज्यादा बच्चे अपने टॉप 30 के अंदर ही आ रहे हैं तो टॉप 100 की काउंटिंग क्या करना, बाकी टॉप 200 बाकी की काउंटिंग क्या करना। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी ऑथेंटिसिटी है कि जिस दिन अपने यहाँ के एकेडमी का रिजल्ट आया 25 तारीख को रिजल्ट आया था, सेम डे यहाँ पे रिजल्ट का सेलिब्रेशन हुआ। सेम डे मैंने बच्चों को बुलाया क्योंकि सारे बच्चे यहीं थे, क्योंकि यहीं के सारे बच्चे हैं, यहाँ बच्चे ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यहीं बच्चे रहते हैं। एकेडमी में साल भर उन्होंने पढ़ाई करी, देखा जाए तो किसी ने 14 महीने तैयारी की, किसी ने 15 महीने की, किसी ने 18 महीने 20 महीने तैयारी करी, तो सारे बच्चे यहीं थे रिजल्ट के दिन। रिजल्ट आया तो मैंने एक एक करके बच्चों को बुलाते गया, इंट्रोडक्शन कराते गया, सभी बच्चों का इंट्रोडक्शन हुआ। तो फर्स्ट रैंक वाले का इंट्रोडक्शन सेम डे करा दिया मैंने, थर्ड रैंक वाले को करा दिया, फिफ्थ रैंक वाले को करा दिया, सिक्स्थ रैंक वालों का, सेवंथ रैंक वालों का, नाइन्थ रैंक वाला वाराणसी का था, ऑनलाइन स्टूडेंट था तो उसका फिर इंट्रोडक्शन बाद में कराया। और उसके बाद में सेलिब्रेशन के 2 या 3 दिन बाद वो आया। और देखा जाए तो टॉप 100 के मेजोरिटी बच्चों को, टॉप 100 में मेजोरिटी जो बच्चे थे 3 या 4 ऑनलाइन वाले थे जो ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी कर रहे थे, फिर वो बाद में अवार्ड सेरेमनी में आए, उनको छोड़ के सारे बच्चों का सेम डे इंट्रोडक्शन हुआ, सारा कुछ हुआ। अगले दिन जो 26 तारीख को वीडियो पब्लिश हुआ, सब दिख रहे हैं उसमें सारे बच्चे। तो इतना जो क्राउड दिख रहा है सारे बच्चों को यहाँ के है, क्योंकि जितने भी कोचिंग्स आज ऑनलाइन तैयारी करा रही है वो ऑफलाइन भी तैयारी करा रही है। तो मैं मान नहीं सकता कि ऑफलाइन में 10-15 बच्चे भी उन कोचिंग संस्थान को ज्वाइन नहीं करते होंगे उस एरिया के। तो अगर ज्वाइन कर रहे हैं 15-20 या 50 बच्चे अगर भी ज्वाइन कर रहे हैं, 60 बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं तो 2-4 तो 5-10 तो सिलेक्शन हुआ होगा। अगर होता है तो फिर वो डिस्प्ले क्यों नहीं कर पाते, सेम डे सेलिब्रेशन क्यों नहीं कर पाते? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये सोचने वाला विषय है कि अगर ऑफलाइन से अगर बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और ऑफलाइन में सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है तो ऑफलाइन की फीस 3-3 गुना ऑनलाइन से ज्यादा क्यों लेते हैं? क्यों? और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन का एक सिंगल स्टूडेंट भी टॉप 10 के अंदर नहीं है। टॉप 10 रैंक के अंदर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक सिंगल स्टूडेंट भी टॉप 10 के अंदर ऑफलाइन का नहीं है, एक भी बच्चा नहीं दिखेगा। और अपने यहाँ सारे रिजल्ट्स की बात करें तो आर्यन सोलंकी ऑफलाइन स्टूडेंट है, ऑफलाइन तैयारी करा, ऑलरेडी फर्स्ट रैंक, ये सेकंड ईयर से ज्वाइन कर लिया था इसने, तकरीबन 18 से 20 महीने की कोचिंग किया। ऑलरेडी थर्ड रैंक ऑफलाइन स्टूडेंट है, ऑलरेडी फिफ्थ रैंक ऑफलाइन स्टूडेंट है, ऑलरेडी सिक्स्थ रैंक ऑफलाइन स्टूडेंट है, ऑलरेडी सेवंथ रैंक ऑफलाइन स्टूडेंट है, ये 9th रैंक वाला ऑनलाइन स्टूडेंट था, 12 रैंक वाला ऑफलाइन स्टूडेंट है, 13 ऑफलाइन स्टूडेंट है, 14 ऑफलाइन स्टूडेंट है, 18 ऑफलाइन स्टूडेंट है, 19 ऑफलाइन स्टूडेंट है, 22 ऑफलाइन स्टूडेंट है, 23 ऑफलाइन स्टूडेंट है, 26 ऑनलाइन स्टूडेंट है, तो ऑनलाइन स्टूडेंट 26 वाली है, 28 ऑफलाइन स्टूडेंट है, 29 ऑफलाइन स्टूडेंट है, 30 जो है ऑनलाइन स्टूडेंट है, दिल्ली का था और ये बैंगलोर की थी, खुशी गुप्ता, ये ऑनलाइन है। 9th रैंक वाला वाराणसी का था, ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों ने मिलकर रिजल्ट को फोड़ा है। तो जो बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी करना चाह रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि इन्होंने ऑनलाइन अपनी एकेडमी में स्टार्ट ही हुआ था पिछले बार 25 जुलाई से, तकरीबन 10 महीने के अंदर और ऑनलाइन में भी बच्चों ने ऑलरेडी 9th रैंक लेके आ गया और 26 रैंक लेके आ गया, 30th रैंक लेके आ गया और आगे भी ऑनलाइन के बहुत सारे स्टूडेंट है, जैसे 31 ऑफलाइन है, 32 ऑफलाइन है, 33 ऑफलाइन है, 38 ऑफलाइन है, 39 ऑफलाइन है, 43 ऑफलाइन है, जैसे 45 ऑफलाइन है, 46 जो है निमेश कुमार ऑफलाइन है, 57 ऑफलाइन है, 63 ऑनलाइन स्टूडेंट है, 65 ऑफलाइन स्टूडेंट है, 69 ये गरिश्मा जो दोषी है, ये बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, इसका मैथ्स नहीं था बायो था, ये ऑफलाइन स्टूडेंट है और 70 ऑफलाइन स्टूडेंट है। 74 रैंक पे जो बच्चा है ये ऑनलाइन स्टूडेंट है और धीरज बामने ये ऑनलाइन स्टूडेंट था और 85 जो है हर्ष कुमार मेघवाल, ये भी वाराणसी उत्तर प्रदेश का था, ये ऑनलाइन स्टूडेंट है और 91 अमिताभ निगम ये कटनी का, ये भी ऑनलाइन स्टूडेंट है और बाकी 100 स्टूडेंट ऑफलाइन है, 101 ऑफलाइन है, 102 ऑफलाइन है। ये तो मैंने क्या बोला कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चों ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो मैं बोल रहा था कि जितनी भी कोचिंग आजकल ऑनलाइन चल रही है वो सारे ऑफलाइन चल रही है, लेकिन टॉप 10 के अंदर किसी भी कोचिंग का एक सिंगल स्टूडेंट ऑफलाइन का नहीं है, मतलब ऑफलाइन वाले कोई भी स्टूडेंट टॉप 10 में नहीं है। तो सारे बच्चों को सोचना चाहिए कि ऑफलाइन के कोई भी कोचिंग स्टूडेंट कोई 70,000 फीस ले रहा है, 75,000 ले रहा है, 80,000 ले रहा है और जो ऑफलाइन में बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है तो ऑफलाइन में ये फीस क्यों चार्ज कर रहे हैं और ज्वाइनिंग क्यों करना चाहिए, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। टॉप 10 में छोड़कर टॉप 100 में भी अगर देखा जाए तो 3 या 4 बच्चों ज्यादा सिलेक्शन ऑफलाइन में इंस्टीट्यूट का नहीं है।
तो जो बच्चे ऑफलाइन के लिए कहीं इतने 3 गुना 4 गुना फीस देकर तैयारी कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि टॉप 10 में जब एक सिंगल बच्चा ऑफलाइन का कहीं सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है या टॉप 100 में मुश्किल से 3-4 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो हमें तैयारी करना है कि ना करने के पहले, ज्वाइन करने के पहले उनको सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि मैंने जब रिजल्ट की अथेंटिसिटी की बात करी, तो अथेंटिसिटी क्या होता है रिजल्ट की, कि उस रिजल्ट को नेशनल लेवल का न्यूज चैनल आपका पब्लिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब रिजल्ट आता है और रिजल्ट ऑथेंटिक होता है तभी वो नेशनल लेवल के न्यूज चैनल में पब्लिश होता है, न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, और उन सारे बच्चों के साथ जो सेलिब्रेशन हो रहा है उनको न्यूज चैनल के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से दिखाया जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर दौरान जब सेलिब्रेशन चल रहा होता है लाइव में, तब वो न्यूज चैनल वाले भी वही होते हैं, न्यूज़पेपर वाले भी वही होते हैं। वो चीजें भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये तो लगातार 12 बार ऑलरेडी जो फर्स्ट रैंक थी अपने एकेडमी से कंसिस्टेंट 12 टाइम AR1 निमसेट इज फ्रॉम जे में, तो 2025 में तो ऑलरेडी फर्स्ट रैंक ही है। उसके पहले 2023 में भी थी, 21 में भी थी, 29 में भी थी, 18 में भी थी, 17 में भी थी, और 16 में भी ऑलरेडी फर्स्ट रैंक थी, 2015 में भी थी, 2014 में भी थी, 2012 में भी थी, 2011 में भी थी, 2010 में भी ऑलरेडी फर्स्ट रैंक थी। तो लगातार 12 बार ऑलरेडी जो फर्स्ट रैंक है अपने एकेडमी से रही, ये बहुत बड़ी बात है। ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। और ये महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के रिजल्ट की बात करें, महाराष्ट्र 2025 के रिजल्ट की बात, ये महाराष्ट्र 2025। अब बात करें महाराष्ट्र 2025 के रिजल्ट की, तो 99.93, 99.93, 99.92, 99.92, 99.89, 99.89, 99.89, 99.89, 99.86, 99.86, लगातार ये सारे बच्चे 99 परसेंटाइल स्कोर पे हैं। सारे बच्चे 99 परसेंटाइल स्कोर पे हैं, सारे मेजॉरिटी बच्चे 99 परसेंटाइल स्कोर पे हैं। ये पूरी स्लाइड ही 99 परसेंटाइल स्कोर से चालू हुई, 99 परसेंटाइल स्कोर पे खत्म हो रही है। सारे के सारे स्टूडेंट 99 परसेंटाइल स्कोर पे चल रहे हैं, सभी के सभी। ये मैं अथेंटिसिटी की बात कर रहा था कि जिस दिन रिजल्ट आया और रिजल्ट का सेलिब्रेशन चल रहा था, उस समय ये कवरेज दैनिक भास्कर जो हिंदुस्तान का नंबर 1 न्यूज़पेपर है, निमसेट 2025 में जितने मिस एकेडमी के RN सोलंकी को मिले AR1 464 स्टूडेंट का चयनित, और निमसेट 2025 की प्रवेश परीक्षा में 12वीं बार AR1 जितने मिस एकेडमी से NIT मल्टीपल IIT के पोस्ट में एडमिशन के लिए हुई प्रवेश परीक्षा निमसेट 2025 का परिणाम 25 जून 2025 को घोषित हुआ। जो जितने मिस एकेडमी के विद्यार्थियों ने संपूर्ण भारत में सफलता का परचम लगाया है। इस परिणाम में जितने मिस एकेडमी के ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक में 6 स्टूडेंट, टॉप 20 रैंक में 11 स्टूडेंट के साथ 464 स्टूडेंट ने निमसेट 2025 में सफलता प्राप्त की, जो संपूर्ण भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन है। जितने मिस एकेडमी के छात्र RN सोलंकी 1000 अंकों में से 640 अंक प्राप्त कर AR1 प्राप्त किया। साथ ही एकेडमी से अभय शर्मा AR3, राधे मोहन पाटीदार AR5, जिसने टोंगे AR6, हिमांशु देवतवाल AR7, आर्यन पांडे AR9, अनुराग पटेल AR12, सुमित राठौर AR13, निखिल बैरागी AR14, हिमांशु चौधरी AR18, मनु शर्मा AR19, विठल तेजरा AR22, मनीष राठौर AR23, खुशी गुप्ता AR26, विवेक हेतवाल AR28, प्रेम प्रजापति AR29, ध्रुव तायल ने AR30 रैंक। इसके अलावा इंडिया का सबसे इंग्लिश न्यूज़पेपर, लीडिंग न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स। RN Solanki from Jitendra Miss Academy, she pure AR1 in IMSET 2025. In IMSET 2025, Jitendra Miss Academy excelled with 464 selection and AR1 maintaining its record 12 time consecutive time. ये सब में पब्लिश हुआ था और सारे न्यूज़ कवरेज था इसका। के साथ ही बिजनेस स्टैंडर्ड, ये भी इंडिया का लीडिंग न्यूज़पेपर है। RN Solanki she pure AR1 IMSET 2025 from Jitendra Miss Academy। और जी न्यूज़ में इन बच्चों का मीडिया कवरेज हुआ था। जिन रिजल्ट आया था जी न्यूज़ वालों के साथ इनका पूरा इंटरव्यू भी था और पूरा मीडिया कवरेज था। निमसेट 2025 में RN Solanki AR1 ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक में एकेडमी के 6 स्टूडेंट्स है। सभी बच्चों का इंडिविजुअल जी न्यूज़ के साथ कवरेज था, मीडिया कवरेज था। सेलिब्रेशन चल रहा था उस समय जी न्यूज़ थे। जिस दिन एकेडमी का रिजल्ट आया था उस दिन का ये सब रिजल्ट के साथ साथ जब यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा था एकेडमी के अंदर ही सेलिब्रेशन चल रहा था 25 तारीख को। ये 25 तारीख के फोटोग्राफ्स है सारे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ये सब सारी चीज़ इसलिए क्योंकि हर एक स्टूडेंट को इस जाने का अधिकार है कि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन के सारे बच्चों का फोटोग्राफ है। फर्स्ट डे 2025 को जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन का फोटोग्राफ है 25 तारीख को। RN ऑलरेडी फर्स्ट रैंक, अभय शर्मा थर्ड रैंक, ये सारे बच्चे लाइन से। तो रिजल्ट के दिन का सेलिब्रेशन का है और वीडियो भी प्रकाशित हुआ था में। अगले दिन एकेडमी में सब सेलिब्रेशन हो रहा था, मीडिया कवरेज हो रहा था उस दिन का। ये फोटोग्राफ है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि एकेडमी में क्या परंपरा है
और किस ढंग सभी स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए कि एकेडमी की क्या परंपरा है, किस ढंग से रिजल्ट का सेलिब्रेशन होता है। रिजल्ट के सेम डे ही एकेडमी में रिजल्ट का सेलिब्रेशन होता है। जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उसी दिन मीडिया कवरेज होता है, उसी दिन नेशनल चैनल में, नेशनल न्यूज़ में सारी चीज़ पब्लिश होती है और यही सबसे ज़्यादा बड़ी ऑथेंटिसिटी है। ये एनएसएट 2025 के जो टॉप 10 रैंकर्स है, जिसमें फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स रैंक, सेवन्थ रैंक, नाइन्थ रैंक वाले बच्चे जो सभी टॉप 10 वाले एक साथ है फ्रेम में, और इसके अलावा इंडिविजुअल में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया थर्ड रैंक, ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक, ऑल इंडिया सिक्स्थ रैंक, ऑल इंडिया सेवन्थ रैंक, ऑल इंडिया नाइन्थ रैंक। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि हर बच्चे के जहन में एक बात होगी कि सर ये जो बच्चे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पे हैं, थर्ड रैंक पे हैं, फिफ्थ रैंक पे है, सिक्स है, सेवन है, नाइन है, तो ये बच्चे बहुत आउट डिस्टेंट रहे होंगे तभी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई या टॉप 10 के अंदर इन्होंने जगह बनाई। तो मैं आपको बता दूँ सब बिलो एवरेज स्टूडेंट है, इनमें कोई भी बच्चा आउट स्टैंडिंग नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि ये सारे फाइनल के साथ ऑलरेडी फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स रैंक और सेवन्थ रैंक वाले बच्चे ने ये फाइनल के साथ तैयारी किया। हाँ, नाइन्थ रैंक वाला ने ड्रॉप लिया था, लेकिन सारे बच्चे फाइनल के साथ तैयारी कर रहे थे। फर्स्ट रैंक वाला फाइनल के साथ तैयारी करा, थर्ड रैंक वाला, फिफ्थ रैंक वाला, सिक्स रैंक वाला, सेवन वाला सेकंड डे में ज्वाइन कर लिया था इन्होंने और ऑफलाइन कोचिंग के थे, तैयारी फाइनल के साथ साथ किया। नाइन्थ रैंक वाला ऑनलाइन का था, लेकिन इसने सिर्फ 10 महीने लगे तैयारी करी, 7 अगस्त की बैच का है। तो ये सब ने फाइनल के साथ साथ तैयारी करके कॉलेज में मैनेज करना था, यहाँ भी मैनेज करना था, सब बिलो एवरेज अच्छे थे, क्योंकि इन लोगों ने जब 11 12 किया था उसमें कोरोना भी था। एक बच्चों के जहन में जो बात आती है कि सर हम वाकई इस रैंक पे आ पाएंगे, तो जब ये लोग आ पाए हैं तो तुम भी आ पाओगे। अपने यहाँ ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं है। जैसे अदर जगह क्या होता है कि कोई बच्चा 2 बार एनआईटी की एग्जाम दे दिया, 3 बार दे दिया, 4 बार दे दिया, 3 4 बार दे के फिर रैंक लगा रहे हैं, तो वो सीन अपनी अकेडमी में नहीं है। इन्होंने एनआईटी की एग्जाम भी पहली बार दी है, फर्स्ट टाइम दिया है, और तैयारी भी पहली बार ही करा है, और फाइनल के साथ साथ तैयारी करके अच्छी रैंक में प्राप्त किया है। तो ऐसे सारे बच्चों के लिए जो अपने आप को वीक समझ रहे हैं, कमजोर समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि क्या हम सर टॉप 10 के अंदर रैंक 2026 में ला पाएंगे, या फर्स्ट रैंक आ पाएगी, या हम त्रिची जैसे कॉलेज में सिलेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि कई सारे बच्चे अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हमारी स्कूलिंग के दौरान 11 12 में कोरोना था या हमारा मैथ्स वीक रह गया। तो ऐसे सारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक वाला स्टूडेंट राधेमन पाटीदार। तो इन सभी बच्चों का इंट्रोडक्शन मैंने टॉप 10 वालों का इंट्रोडक्शन फर्स्ट डे ही मैंने, जिस दिन रिजल्ट आया था 25 जून को रिजल्ट आया था, और 26 जून को अपना वीडियो लाइव हुआ था, क्योंकि 25 जून को रिजल्ट का सेलिब्रेशन होते हुए 11-12 बज गए थे रात को। तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक वाले से के साथ भी मैंने इंट्रोडक्शन कराया था, ऑल इंडिया थर्ड रैंक वालों को इंट्रोडक्शन कराया था, फिफ्थ रैंक वाला, सिक्स रैंक वाला, सेवन्थ रैंक वाले सभी का इंट्रोडक्शन हुआ था। उसमें ऑलरेडी फिफ्थ रैंक वाले का स्टेटमेंट आप सुनना, वो सारे वीडियो अभी लाइव है, और 26 जून वाला आप वीडियो देखोगे। तो ये जो फिफ्थ रैंक के स्टूडेंट है, ये 9th क्लास में सप्लीमेंट्री आ गई थी, और 9th क्लास इसने रिपीट किया था। सबसे बड़ी बात ये ग्रेजुएशन में थर्ड ईयर में भी ये फेल हो गया था, तो फिर ग्रेजुएशन इसने रिपीट किया। मतलब ग्रेजुएशन की 3 साल की डिग्री 4 साल में कंप्लीट करनी पड़ी, क्योंकि थर्ड ईयर में फेल हो गया था। इतना वीक था, कमजोर था कि ग्रेजुएशन में 3 साल की जगह 4 साल करना पड़ा, और 9th क्लास में सप्लीमेंट्री आ गई थी। अगर इतना वीक बच्चा, इतना कमजोर बच्चा, अपने एकेडमी का स्टडी का पैटर्न ऐसा इस ढंग से पूरा स्टडी का पैटर्न डिसाइड किया गया है, बेसिक से आईटी एडवांस लेवल तक, जेईई एडवांस लेवल तक, इस ढंग से मैं पढ़ाता हूँ कि ऐसा बच्चा जो 9th क्लास में सप्लीमेंट्री आ रहा है, 9th क्लास 2 बार पढ़नी पड़ रही है, या ग्रेजुएशन की 3 साल की डिग्री 4 साल में करनी पड़ रही है, अगर वो बच्चा ऑलरेडी फिफ्थ रैंक आ सकता है तो कोई भी बच्चा सिलेक्ट हो सकता है। इसलिए किसी बच्चों को किसी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है अगर उसका बेसिक वीक है, कमजोर है। कुछ वैसे बच्चे हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो ऐसे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन, ऑल इंडिया 14th रैंक पे जो बच्चा है, ऑल इंडिया 13th रैंक में जो बच्चा है सुमित राठौर, ये 13th रैंक है। इसका कॉमर्स बैकग्राउंड था, मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, और ऑल इंडिया 13th रैंक पे है, खरगोन का है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, अगर कॉमर्स वाला बैकग्राउंड वाला बच्चा जो मैथ्स का दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता है, अगर वो बच्चा 13th रैंक ला सकता है तो कोई भी बच्चा ऑल इंडिया टॉपर बन सकता है। इसके बाद भी एग्जाम्पल, ऑल इंडिया 69 रैंक पे जो लड़की है गरिश्मा दोषी, इसका बायो बैकग्राउंड था, बांसवाड़ा राजस्थान की थी, और बायो बैकग्राउंड था। बायो बैकग्राउंड होने के बाद भी अगर कोई लड़की 69th रैंक ला सकती है, टॉप 100 के अंदर आ सकती है, 69 रैंक ला सकती है, टॉप कॉलेज में जा सकती है, तो कोई भी बच्चा ऐसा कर सकता है। तो सारे पैटर्न, सारे एग्जाम्पल, और ये पहली बार नहीं है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि कोई बच्चा टॉप 10 के अंदर आया और उसका बैकग्राउंड वीक है, कमजोर है। 2015 बहुत सारे, पिछले साल भी जैसे ऑल इंडिया जिसकी सेकंड रैंक थी आयुषी नाहर पिछले साल, और जो ऑल इंडिया टॉपर थी निमसट 2024 की, उसका कॉमर्स बैकग्राउंड था आयुषी का। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 2015 में जिसकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक थी, वो बच्चा भी बहुत भी कमजोर था। थर्ड रैंक वाले बच्ची का
पूजा समनानी नाम था उसका, बायो बैकग्राउंड था। तो कोई बायो वाला बच्चा हो, कॉमर्स वाला बच्चा, तो सारे एग्जाम्पल इस साल के रिजल्ट में ही है कि एक वीक कमजोर बच्चे की जो 9th क्लास में सप्लीमेंट्री आती है 5th रैंक आ जाता है, थर्ड बायो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले का 13th रैंक आ जाता है, बायो वाले की 16th रैंक आ जाती है। तो कोई बच्चा कितना वीक कमजोर सवाल तो सर कैसे आ जाती है, क्योंकि दूसरे बच्चे मैथ्स वाले भी तो होंगे पढ़ने वाले, तो फिर ये बच्चे टॉपर कैसे बन गए? उसका रीजन है कि यहाँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से लेकर एलसीएम एचसीएफ से लेकर जेईई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन में कराता हूँ। हर वेरायटी हर पैटर्न के क्वेश्चन होने के बाद इवन सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि आर्यन सोलंकी जिसकी ऑलरेडी फर्स्ट रैंक है, अपने एकेडमी में फ्राइडे के दिन पेपर हुआ था, संडे के दिन इनसेट की एग्जाम थी और फ्राइडे को पेपर हुआ था 2 दिन पहले, और 455 पेपर का नंबर था। जो स्कोर आर्यन के 455 पेपर में 640 थे, 640 नंबर थे, उसके बाद ये ऑलरेडी फर्स्ट रैंक आया। सेम स्कोर जो 455 पेपर में थे उसमें भी 640 आए थे, और संडे के जो निमसर का एक्चुअल पेपर था 8 जून को हुआ था उसमें भी 640 स्कोर थे। मतलब यहाँ के पेपर और मेजॉरिटी बच्चों के सेम स्कोर थे। तो यहाँ के पेपर में जो स्कोर तुम्हारा आ गया लगभग सेम स्कोर 90 पेपर में आता। अगर यहाँ टॉप 10 के अंदर है, यहाँ फर्स्ट रैंक आ रही है तो वहाँ भी फर्स्ट रैंक होगी, क्योंकि पेपर का लेवल वो सोच के मैं डिजाइन करता हूँ कि एनआईटी का लेवल अगर 30% 40% टफनेस है एनआईटी का, तो मैं उसको 100% टफ करके पेपर डिजाइन करता हूँ। हर वेरायटी हर पैटर्न के क्वेश्चन पेपर में डाले जाते हैं। बेसिक a+b के होल स्क्वायर एलसीएम एचसीएफ से लेके जेईई एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाता है। तो अगर कोई बच्चे का बेस अगर बचपन में कमजोर रह गया हो, वीक रह गया हो, या किसी भी कारण से उसने स्कूलिंग प्रॉपर नहीं करी हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे पेपर को इस ढंग से सॉल्व करने का तरीका, उसको स्कैन करने का तरीका, अलॉटमेंट देने का तरीके के साथ साथ पूरे नोट्स कैसे बनाने हैं, किस ढंग से क्वेश्चन सॉल्व करना हो, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अपनी एकेडमी में जो रिजल्ट आ रहा है उसका शॉर्टकट ट्रिक्स का होता है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आप मेथड से करोगे सॉल्व, तो इस बार का पेपर काफी लेंथी था, टाइम टेकिंग था और टफ भी था। तो अगर अदर्स जितने बच्चे हैं उन सभी को पेपर टफ लग रहा था, जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट का सबको पता ही है। और जब पेपर एग्जाम देके आए थे तो मैक्सिमम बच्चे बाहर के बोल रहे थे पेपर बहुत टफ है, बच्चों के साथ फैकल्टीज बोल रहे थे पेपर बहुत टफ है, लेकिन अपने यहाँ के सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर पेपर हलवा लगा और हमने पेपर को फोड़ के आया। उस समय कोई बिलीव नहीं कर रहा था, कुछ लोग उन बच्चों का मजाक भी उड़ा रहे थे कि ऐसे ही बोल रहे हैं, फोड़ दिया। रिजल्ट आया तो सब वाकई सब फोड़ के बराबर कर दिया बच्चों ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आपको 100 किलो का वजन अगर कहीं जाते हो, किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहाँ 20 किलो का वजन उठाना है तुम्हें, और मैंने 100 किलो का वजन पहले उठवा लिया, तो 20 किलो का वजन तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो यहाँ होता यही है कि बेसिक से एडवांस लेवल तक सब कुछ पढ़ाया जाता है। शॉर्टकट ट्रिक्स में हर एक पैटर्न, हर एक सब्जेक्ट के शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन को कैसे फास्ट करना है, वो हर एक टॉपिक का शॉर्टकट ट्रिक्स इतनी ज्यादा बता देता हूँ, क्वेश्चन को 4 तरीके सॉल्व करना बता देता हूँ कि वहाँ पे डिफरेंस खत्म हो जाता है कि कौन मैथ्स वाला है, कौन बायो वाला है, कौन कॉमर्स वाला है। डिफरेंस इसलिए खत्म होता है कि शॉर्टकट सबको पता है। तो अगर उसने तैयारी 11th 12th में नहीं भी करी तो शॉर्टकट के माध्यम से फटाफट पेपर को सॉल्व कर लेता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो टाइमिंग एकेडमी के हैं, जो जिस लेवल का स्टडी मटेरियल है, जो क्वालिटी ऑफ स्टडी मटेरियल है, पेपर को कितने करा रहा है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस लेवल के पेपर करा रहा है वो एनआईटी में क्या हेल्प कर रहा है। तो यहाँ के स्टडी मटेरियल जो है, यहाँ पेपर की क्वालिटी, इससे बड़ी बात क्या होगी कि जो स्कोर अपने यहाँ के एफटी में आ रहे हैं, सेम स्कोर एनआईटी में एक्चुअल आ रहा है। और उसने खुद आर्यन ने बोला, इंटरव्यू में सुना होगा आपने, और कि 640 नंबर उसके 455 में 2 दिन पहले वाले पेपर में थे, सेम स्कोर उसका एनआईटी में था। तो इससे बड़ी बात और कुछ मिरेकल हो नहीं सकता। बस ये है कि इस मिरेकल के लिए आप लोग भी तैयार हो जाइए, सही टाइम में ज्वाइन कीजिए और उन सारी चीज़ों को फॉलो करिए जो तुम्हारे सीनियर ने फॉलो किया है, और अच्छे रैंक से सिलेक्ट हो पाएंगे। चलो इसी कड़ी में बात कर रहे हैं निमसर 2024 के रिजल्ट की। और निमसर 2024 में 413 बच्चे सिलेक्ट हुए थे अपने यहाँ से। ऑलरेडी 2nd रैंक, 4th रैंक, 9th रैंक, 12th रैंक, 16th है, 17, 20, 21, 22, 28, 32, 36, 45, 46, 55, ये सब रिजल्ट निमसर 2024 के थे। और इसमें बात करें महाराष्ट्र स्टेट में तो 430 सिलेक्शंस था, और ये सब 100% स्कोर पे बच्चे थे। 100% 2 बच्चे थे, फिर 99, 99, 99, 113 बच्चों का 99% स्कोर था। इसके बाद ये सीयूटी का है। सीयूटी में इसके बाद सीयूटी का रिजल्ट था, 430 सिलेक्शंस थे, और इसमें ये सारे स्कोर थे। सीयूटी का हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन सीयूटी में भी था। और ये सारे जो निमसर का रिजल्ट था, इस पर भी हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक भास्कर सारे न्यूज़पेपर में था कवरेज वगैरह। और निमसर में 2024 में जेएमए से 413 सिलेक्शन, ये भी न्यूज़पेपर कवरेज था। एमसेंट्रिक्स में जेएमए देश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान। निमसर 2024 में सर्वाधिक सिलेक्शन जेएमए से, और जेएमए अवार्ड सेरेमनी वगैरह सब हुआ था। इसका सीएम अवार्ड भी मिला था उन सारे बच्चों को, और एकेडमी को सीएम अवार्ड मिला था, साथ में उन सारे बच्चों को सीएम अवार्ड मिला था जो बच्चे टॉप 10 के अंदर जगह बनाई थी निमसर 2024 में। ये आयुषी है, तनिष और पाथ रंजने, ये सब टॉप 10 वाले स्टूडेंट थे। इनका जी न्यूज़ में पैनल इंटरव्यू भी हुआ था, मीडिया इंटरव्यू भी हुआ था। और इसके बाद बात करें निमसर 2023 के रिजल्ट की, तो ऑलरेडी फर्स्ट रैंक था कुश जायसवाल, 2nd रैंक मिनिमेश, 8th रैंक
दानिश सिंह और 9th रैंक वैभव व्यास था। 11 था 14, 16, 21, 22 और इसमें 412 सिलेक्शंस थे और लगातार 11 टाइम्स 412 सिलेक्शंस थे इसमें। उसके बाद ये सब प्रेस न्यूज़ था, कवरेज था, ये मीडिया इंटरव्यू था। इनसे 2022 की बात करें 454 सिलेक्शंस थे इसमें। इनसे 2021 की बात करें तो ऑल इंडिया टॉप 10 में 9 थे, टॉप 20 में 18 थे, 520 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवंथ रैंक, एट्थ रैंक, 10th रैंक, 11, 12 सब लाइन से थे। 520 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, 520 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 63 बच्चे त्रिची गए थे उस समय। निम्स 2020 में 435 सिलेक्शन थे। अगर बात करें निम्स 2019 में तो टॉप 10 के अंदर 7th रैंक थे, टॉप 50 के अंदर 35 है, टॉप 100 के अंदर 65 है, 544 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। ऑलरेडी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, सिक्स्थ रैंक, एट्थ रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक और 544 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। निम्स 2018 की बात करें तो टॉप 10 के अंदर 7 स्टूडेंट थे, टॉप 20 में 17 थे, टॉप 100 में 65 थे, 500 प्लस बच्चे सिलेक्ट हुए थे। ऑलरेडी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फिफ्थ रैंक, 7th रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक। अगर बात करें इसमें निम्सेट 2017 में तो 10 इन टॉप 10 थे, पूरा टॉप 10 पैक था। टॉप 100 में 72 थे, 412 बच्चे थे। ऑलरेडी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवंथ रैंक, एट्थ रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक और 412 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। और इसके बात करें निम्सेट 2016 के रिजल्ट की तो 10 इन टॉप 10 थे, टॉप 100 में 72 थे, 322 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ऑलरेडी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवंथ रैंक, एट्थ रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक। बात करें निम्सेट 2015 में तो 10 इन टॉप 10 थे, पूरा टॉप 10 पैक था और टॉप 20 में 20 थे, टॉप 50 में 42 बच्चे थे, 315 बच्चे सिलेक्ट थे। ऑलरेडी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवंथ रैंक, एट्थ रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बात करें निम्स 2014 की 10 इन टॉप 10 थे, ऑलरेडी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवंथ रैंक, एट्थ रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक, लगातार 4 साल 10 इन टॉप 10। अब बात करें इनसे प्लेसमेंट की तो 2023-24 से लेकर 2014 तक की प्लेसमेंट की बात करें तो ये ईयर 2023-24 का प्लेसमेंट है। तो अमेजॉन में 46 लाख पैकेज, आकाश दबे के पैकेज 46 लाख अमेजॉन, स्वाति जनवाल 46 लाख अमेजॉन फ्रॉम एनआईटी त्रिची, ये सारे एनआईटी त्रिची के बच्चे हैं। यासिर खंडेलवाल 46 लाख अमेजॉन में, 46 लाख एनआईटी त्रिची से थे। 32 लाख है विकास परमार, ये एनआईटी त्रिची। ये सारे बच्चे 29, 27 लाख, 25 लाख, ये सब एनआईटी त्रिची के स्टूडेंट है जो पैकेज लिया। उसके बाद बात करें 21-22 का तो 44 लाख ये अमेजॉन फ्रॉम एनआईटी त्रिची, अमेजॉन फ्रॉम एनआईटी त्रिची और अमेजॉन 44 लाख फ्रॉम एनआईटी सूरतकल और हर्षित फ्रॉम एनआईटी रायपुर, रायपुर से 44 लाख का पैकेज ऑफर हुआ था। ये सारे 2022 के। फिर बात करें 20-21 के प्लेसमेंट 30 लाख, 26 लाख, 26 लाख के दौरान कोरोना था, कोरोना के टाइम प्लेसमेंट था। 19-20 की बात करें तो 43 लाख ये त्रिची से 13 लाख का पैकेज था अंकिता गुप्ता की और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। और इससे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 43 लाख का पैकेज था मृणाल गौतम का और एनआईटी त्रिची था, ऑलरेडी फोर्थ रैंक था इसका। और ये 43 लाख का पैकेज था और साइका खान का और ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में थी 43-34। ये सारे प्लेसमेंट्स है। मालूम होना चाहिए कि अगर हम एमसी कर रहे हैं तो एमसी करने के बाद कितने पैकेज ऑफर होते हैं। तो ये कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ कि सिर्फ एक साल प्लेसमेंट नहीं, हर एक साल एनआईटी का बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए एनआईटी सबसे बेस्ट कॉलेज माने जाते हैं। लेकिन क्योंकि इतना पैकेज, इसका आधा पैकेज भी आपको सीयूटी के कॉलेज में या फिर महाराष्ट्र के कॉलेज में ऑफर नहीं होता, क्योंकि हम कोई भी एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं कि हमारा जॉब प्लेसमेंट अच्छा हो, अच्छी कंपनी मिले, अच्छी पैकेजेस मिले। तो वो ट्रैक रिकॉर्ड की अगर एक साल प्लेसमेंट हो गया तो क्या गारंटी अगले साल हो रहा है। अब एकेडमी अपने पूरे हिंदुस्तान के जितने भी टॉप रैंकर्स है वो एकेडमी क्यों ज्वाइन करते हैं, सारे बच्चों को पहले पसंद एकेडमी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से हर साल नंबर ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा होता है। ट्रैक रिकॉर्ड है, पूरे 12 साल से ऑलरेडी फर्स्ट रैंक है। तो वैसे ही एनआईटी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज ज़्यादा जाती हैं, प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए लोग एनआईटी ज्वाइन करते हैं। लेकिन हम बात करें कि सीयूटी के थ्रू जो कॉलेज मिलते हैं, जेएनयू बीएचयू, उसमें इतने अच्छे पैकेज नहीं है, डीयू में इतने अच्छे पैकेज नहीं है, ना ही पुणे में इतने अच्छे पैकेज हैं। तो इसलिए हर बच्चे का ड्रीम एनआईटी होता है, इसलिए हर बच्चे को एनआईटी के हिसाब से माइंडसेट करके तैयारी करना चाहिए। साथ में पहले में सीयूटी की भी तैयारी होगी, महाराष्ट्र के सारे एग्जाम की तैयारी होगी, पर टारगेट एनआईटी को होना चाहिए। इसलिए प्लेसमेंट पैकेज में एनआईटी की दिखा रहा हूँ, क्योंकि जेएनयू बीएचयू में इतने अच्छे प्लेसमेंट पैकेज नहीं मिलते हैं और एनआईटी में सबसे अच्छा पैकेज होता है। 40 लाख का पैकेज, 39 लाख माइक्रोसॉफ्ट और 39 लाख माइक्रोसॉफ्ट, 20 लाख, ये सारे जो पैकेजेस है माइक्रोसॉफ्ट के, ये त्रिची के, सूरतकल, वारंगल के हैं। फिर ये 17-18 के प्लेसमेंट वाले करें 28 लाख माइक्रोसॉफ्ट, 28 लाख माइक्रोसॉफ्ट, ये 17-18 में प्लेसमेंट था और 28 लाख माइक्रोसॉफ्ट, ये त्रिची के इंस्ट्रूमेंट है। और अदर कॉलेज के भी है, वारंगल के भी है, सूरतकल के भी है और ये बाकी कंबाइंड प्लेसमेंट है। अब हम देखते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको ऑफलाइन क्लास में क्या क्या मटेरियल, क्या क्या स्टडी मटेरियल के साथ साथ टीचिंग टेक्निक क्या होती है, क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, और ऑनलाइन के माध्यम से ज्वाइन करते हैं उसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो
व्हाट वी विल प्रोवाइड इन ऑफलाइन क्लासेस, इसमें डेली टेस्ट, डेली क्लास होगी 2 घंटे की, डेली 2 घंटे की क्लास के बाद 3 घंटे का क्लासरूम वर्क दिया जाता है जो क्लास में बैठ के पूरा करना होता है और ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन के माध्यम से पूरा करना रहता है। तो डेली 2 घंटे की क्लास होगी, 3 घंटे का होमवर्क होगा, वो होमवर्क के बाद 3 घंटे के बाद तुम्हारा टेस्ट होगा और जो डेली होगा, तो डेली टेस्ट से फ़ायदा ही होता है, डेली का इंप्रूवमेंट चेक होता है। तो ये डेली क्लास होगी 2 घंटे की, फिर डेली टेस्ट होगा, लेकिन इनके बीच में जो गैप होता है उसमें 3 घंटे का क्लासरूम वर्क मिलता है जो आप यहाँ बैठ के पूरा करते हो। फिर डेली टेस्ट होता है, डेली टेस्ट के साथ साथ वीकली पेपर भी होता है। वीकली पेपर क्या होता है, हर सैटरडे वीकली पेपर होता है कि डेली तो क्लास हो रही है 2 घंटे की, उसके बाद क्लासरूम वर्क 3 घंटे का मिला, फिर 2 घंटे रीजनिंग को टाइम दिया, फिर 2 घंटे टेस्ट हुआ, उसके बाद आपको वीकली बेसिस पे वीकली टेस्ट होगा जो हर सैटरडे होगा। तो उससे एक वीक में जितना पढ़ा उतना रिवीजन होता है। तो डेली पेपर से बेनिफिट ये है कि डेली का इंप्रूवमेंट चेक होता है, क्लास भी हो गई, 3 घंटे का होमवर्क भी पूरा हो गया, 2 घंटे रीजनिंग भी कर लिया, फिर डेली पेपर हो गया, तो डेली का इंप्रूवमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे एक वीक हुआ तो एक वीक का वर्कलोड इकट्ठा हो जाता है, तो हर सैटरडे यहाँ वीकली पेपर होता है, उसमें एक वीक में जो कुछ भी पढ़ा दिया जाता है वो एक साथ पूछ लिया जाता है, तो उससे वीकली बेसिस पे पूरा रिवीजन हो जाता है। तो डेली बेसिस पे भी रिवीजन हो रहा है डेली टेस्ट के थ्रू, वीकली बेसिस पर रिवीजन हो रहा है वीकली टेस्ट के थ्रू, और हर संडे यहाँ प्री फाइनल पेपर होता है, एवरी संडे प्री फाइनल पेपर होगा एक्चुअल निमसेट पैटर्न पे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट रिजल्ट मिला कि अभी से निमसेट का जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और जो अभी बैच ज्वाइन कर रहे हैं, जुलाई में किस डेट में स्टार्ट हो रही है मैं बता रहा हूँ बैच, तो अभी से आप लोगों का निमसेट का प्री फाइनल पेपर मॉक टेस्ट चालू हो जाएगा जो 1000 नंबर का होगा, जिसमें 600 नंबर मैथ्स के, 240 रीजनिंग के, कंप्यूटर के 120 और इंग्लिश के 40 मार्क्स का पेपर अभी चालू हो जाएगा। तो 1000 नंबर में आपके स्कोर कितने आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, ये देख पाएंगे। और आज से 1 साल बाद होने वाले एग्जाम के लिए अभी से स्कोर का इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो हर संडे ये मॉक टेस्ट होता है, अभी से चालू हो जाएगा, ताकि तुम्हें 1 साल बाद जो एग्जाम देने वाली है उसको कई बार झेलो। और सबसे बड़ी बात ये कि डेली बेसिस पे हमारा रिवीजन तो हो ही रहा है, वीकली बेसिस पे हो रहा है, और हर संडे जो प्री फाइनल पेपर हो रहा है वो इस पैटर्न में डिजाइन किया जाता है कि सपोज किसी बच्चों को ज्वाइन किए हो 50 दिन हो गए तो 50 दिन का एक साथ पूछ लिया जाएगा। अगर उसको ज्वाइन किए हुए मान लो 70 दिन हो गए तो 70 दिन का एक साथ पूछ लिया जाएगा। तो क्यूमुलेटिव मंथ वाइज भी रिवीजन होता जा रहा है और डेली और वीकली बेसिस पे रिवीजन तो हो ही रहा है। तो ये जो संडे प्री फाइनल पेपर होता है उसका बेनिफिट ये है, मल्टीपल टाइम सिलेबस रिवीजन होता है। उसका रीज़न ये है कि जैसे कोई बच्चे किसी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अगर उस किसी पर्टिकुलर बच्चे को उस क्लास में कोई दिक्कत है, डाउट्स है, तो वो पर्टिकुलर डाउट और दिक्कत जो है अगली क्लास में जो टॉपिक होगा उसको 2 बार अटेंड करके 3 बार अटेंड कर सकता है। हर सैटरडे को डाउट सेशन होता है। जैसे एक बच्चों का क्वेश्चन होता है कि यार सर हमारा अगर डाउट रहेगा तो डाउट सेशन कब होगा, तो एवरी सैटरडे या डाउट सेशन होगा। डिपेंड करता है कि कई बार ऐसा रहता है कि इतना बेसिक से मैं पढ़ा देता हूँ और एडवांस लेवल तक ले जाता हूँ तो बच्चों को उसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कोई डाउट्स है या हम पढ़ने का तरीका कैसे होगा, क्या है, किसी बच्चे को इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, तो हर सैटरडे डाउट सेशन रहता है। और संडे के दिन और सैटरडे दिन हाफ डे भी रहता है। बॉयज़ का हाफ डे संडे के दिन रहता है, गर्ल्स का हाफ डे संडे के दिन रहता है, और बॉयज़ का हाफ डे सैटरडे दिन रहता है। तो हफ्ते में एक बार सैटरडे हाफ डे रहेगा, एक बार संडे हाफ डे रहेगा, बस अलग अलग डेज में होता है, गर्ल्स के लिए सैटरडे और बॉयज़ के लिए संडे। तो ये पैटर्न रहेगा ऑफलाइन वाले बच्चों का। अब देखते हैं कि व्हाट वी विल प्रोवाइड इन ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लास में क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, तो देखा जाए तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में कंटेंट को लेके, मटेरियल को लेके, पढ़ाई को लेके, स्टडी मटेरियल को लेके कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस ये फर्क है कि ऑफलाइन वाले एकेडमी में प्रेमाइसिस में आके पढ़ते हैं और ऑनलाइन वाले वही पढ़ाई घर पे करते हैं। नॉट अ सिंगल पेपर, सिंगल मटेरियल, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो मटेरियल ऑफलाइन वालों को हार्ड कॉपी में प्रोवाइड किया जाता है वही सॉफ्ट कॉपी में ऑनलाइन वालों को प्रोवाइड किया जाता है। जितने घंटे की क्लास ऑफलाइन वालों को यहाँ पे मिलती है वो सेम लाइव टेलीकास्ट होता है, वही क्लासेस ऑनलाइन वालों को घर पे मिलती है। बस अंतर ये है कि जो बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन घर पे मेंटेन नहीं कर पाते हैं उनको ऑफलाइन आना चाहिए, पर किसी बच्चों को लगता है मैं सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता हूँ, जो कि बहुत कम बच्चों के साथ पॉसिबल हो पाता है कि 13 से 14 घंटे सेल्फ डिसिप्लिन में रह के पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। पर कई बच्चों ने किया, जैसे 9th रैंक वाले बच्चे ने वाराणसी में था, 10 महीने की कोचिंग करा, तो उसने टेबल चेयर भी उस डायरेक्शन में लगा रखी थी जो मैंने बताया था। अगर 12-13 घंटे ऑफलाइन वाले यहाँ पढ़ रहे हैं तो घर पे भी ऑफलाइन में 12-13 घंटे पढ़ रहा है। जिस टाइम में यहाँ लंच हो रहा है उस टाइम में वो घर पे भी लंच करता था। जिस टाइम में यहाँ पे योग ध्यान प्राणायाम मॉर्निंग हो रही उस ढंग से वो योग ध्यान प्राणायाम करता था। तो सारे पैटर्न को फॉलो करा तो ऑल इंडिया 9th रैंक आ गई। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कई सारे बच्चों को लग रहा है कि सर हमारे घर में इतना बड़ा घर नहीं है या सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता या हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर उनको ऑफलाइन आना चाहिए। अगर मेंटेन कर सकते हैं तो सेम कंटेंट, सेम मटेरियल, सेम चीज़ें, इवन लेक्चर भी सेम रहता है। लेकिन ये है कि अगर किसी बच्चों को लग रहा है कि सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं पाता तो फिर ऑफलाइन आना चाहिए और मेंटेन कर लें। तो मटेरियल को लेकर कोई डिफरेंस नहीं है, किसी भी टाइप का कोई डिफरेंस नहीं है। सेम स्टडी मटेरियल जो ऑफलाइन वालों को प्रोवाइड की जाती है, सेम जो लेक्चर ऑफलाइन वालों को डिलीवर किया जाता है, सेम लेक्चर ऑनलाइन वालों को मिलता है। कोई भी सिंगल मटेरियल में डिफरेंस नहीं है।
ये हम देखते हैं व्हाट विल प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस में डेली लाइव क्लासेस होंगी, जैसे ऑफलाइन वालों की लाइव क्लासेस ऑनलाइन वालों की कंबाइंड क्लास होती है, साथ में ही होती है, तो डेली 2 घंटे की क्लासेस होगी। लाइव के बाद वो क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव रहता है, ताकि अगर कोई 1 साल की कोचिंग कर रहा है तो 1 साल या 2 साल की कोचिंग कर रहा है तो 2 साल तक वो रिकॉर्ड लेक्चर को मल्टीपल टाइम देख सकता है। तो लाइव क्लासेस होंगी 2 घंटे का, उसके बाद रिकॉर्ड लेक्चर रहेंगे। डेली ऑनलाइन टेस्ट पेपर रहेगा। डेली जो ऑनलाइन टेस्ट पेपर जो रहता है वो इस बात पे बेस्ड होता है कि आज मैंने क्या पढ़ाया, जिसको डीपीएस बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस सीट, कि आज मैंने क्वाड्रेंट का कोई टॉपिक पढ़ाया, सर्कल, तो सर्कल पर डेली पेपर बेस्ड होगा। और जैसे वो टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके डेली पेपर भी चालू हो जाएंगे, और वो टॉपिक खत्म होने के बाद उसका वीकली पेपर भी चालू हो जाएगा, जो सैटरडे को होगा। तो जो डेली टेस्ट होता है, डेली ऑनलाइन टेस्ट तो डीपीएस होगा। फिर वो टॉपिक खत्म हो जाएगा तो डेली टेस्ट चालू हो जाएंगे। डेली टेस्ट खत्म होगा तो उसका वीकली पेपर होगा, जो सैटरडे होता है, जैसे ऑफलाइन वालों को होता है। एवरी संडे जैसे ऑफलाइन वालों को प्री फाइनल पेपर होता है, ऑनलाइन वालों का भी प्री फाइनल पेपर होता है। जो ऑफलाइन में बताया सेम इसमें है। मल्टीपल टाइम सिलेबस रिवीजन जो ऑफलाइन वालों का होता है सेम ऑनलाइन वालों को होता है। अब देख रहे हैं टाइप ऑफ टेस्ट एंड स्टडी मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि किसी इंस्टीट्यूट का जो बैकबोन होता है, वहाँ की टीचिंग टेक्निक की, कौन पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर पढ़ा रहा है और किस टाइप का मटेरियल उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ की टाइमिंग्स क्या है और किस तरीके से उसको गाइड किया जा रहा है, इस पर डिपेंडेंट होता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्टडी मटेरियल। पेपर कितने हो रहे हैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ पेपर कितने हो रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, कितने क्वेश्चन कराए जाते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस पैटर्न के क्वेश्चन कराए जाते हैं जो एनआईटी से रिलेवेंट है। तो पूरा रिलेवेंसी जब होती है, जैसे अपने अकेडमी के पूरे पेपर रिलेवेंट थे एनआईटी से, फेज 14 में जो इस साल डिजाइन किया था, इस पैटर्न को दिमाग में रख के डिजाइन किया था कि एनआईटी त्रिची एग्जाम करा रहा है, तो उस अगर टफनेस को मेंटेन करेगा, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट नंबर पे एनआईटी का नंबर आता है त्रिची का, तो अगर फर्स्ट रैंक पे है वो, तो पेपर का लेवल भी उस ढंग से डिजाइन करेगा ताकि फर्स्ट रैंक को जस्टिफाइड करे। तो उस बात को ध्यान में रख के स्टडी मटेरियल डिजाइन किया था मैंने फेज 14। अब फेज 14 का मतलब ये कि 13 फेज पहले ही डिजाइन कर चुका हूँ मैं एनआईटी के। तो हर साल जब एनआईटी कंडक्टर नया होता है तो उस एनआईटी को ध्यान में रख के मैं पेपर का लेवल बदलता हूँ। तो हर साल नए पेपर डिजाइन किए जाते हैं, स्टडी में चेंज किया जाता है, ताकि जो नया कंडक्टर एनआईटी उसके माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए, उसके पुराने पेपर का लेवल को ध्यान में रखते हुए और करंट सीनियरों को ध्यान में रखते हुए, जो हर साल स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं एनआईटी में अपीयर होने वाले बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उसके टफनेस लेवल को मेंटेन किया जाता है, ताकि उस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन मैं पेपर में जब डालता हूँ, टफ क्वेश्चन डालता हूँ, तो बच्चा वो जो प्रॉब्लम फेस करने वाला है निमसेट के एग्जाम हॉल में, वो प्रॉब्लम पहले ही फेस कर लेता है। यही रीजन है कि इस बार फेज 14 के पेपर इतने आउटस्टैंडिंग पेपर थे कि बच्चों ने फेज 14 में निमसेट 2025 को पहले दे लिया था। इससे बड़ी बात क्या होगी कि फ्राइडे के दिन जिन पेपर में जिन बच्चों का स्कोर था डॉट टू डॉट सेम स्कोर वही आया। फर्स्ट टाइम वाला सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 640 फ्राइडे को था, और संडे के दिन जब निमसेट का एग्जाम दिया उसके बाद रिजल्ट आया, उसमें भी सेम स्कोर थे और सारे पेपर अलग। एक पेपर और बनाया था मैंने 458, जब आप लोग ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे उस पेपर का लेवल मैंने इतना बढ़ा दिया था, इतना ऊपर लेवल कर दिया था कि आईटी एडवांस और उसके आसपास लेवल पहुंचा दिया था। और कई सारे क्वेश्चन तो एडवांस के लेवल के ऊपर थे, तो उसमें उन पेपर का लेवल ऐसा था, उस पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन थे कि उसके ऊपर पेपर आ ही नहीं सकता था। तो बच्चों ने होने वाले एग्जाम को पहले जी लिया था, जो निमसेट में होने वाले एग्जाम है, और एक माइंडसेट हो गया कि इससे जब पेपर आएगा ही नहीं, तो एक निश्चिंत होके गया था कि जब इतना टफ पेपर कर लिया उससे टफ पेपर निमसेट देगा नहीं, तो जो फियर था जो उस दिन होने वाला था वो पहले ही खत्म हो चुका था, एक संडे पहले कराया था। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट इसलिए एकेडमी में कराए जाते हैं कि आप सारे तरीके से जब अपने आप को तैयार कर लेते हो, पूरे तरीके से जब अपने आप को मांझ लेते हो, पूरे तरीके से रेडी हो जाते हो, तो एग्जाम फियर रहता नहीं है। जब एग्जाम फियर नहीं रहता तो अपना 100% देके एग्जाम की तैयारी कर पाते हो। अब देखते हैं टाइप ऑफ टेस्ट एंड स्टडी मटेरियल। तो मोर देन 834 टेस्ट सीरीज विद 80,000 प्लस क्वेश्चन। अब टेस्ट सीरीज की संख्या बढ़ गई है, 1030 तक पहुंच गई है। ये तो पुराना टेस्ट सीरीज थी, डेटा था, अब 1030 के ऊपर निकल गई है। हाईएस्ट नंबर रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज इन इंडिया। इसमें डीपीएस है, डेली प्रैक्टिस सीट है। डेली प्रैक्टिस सीट मैंने बताया कि डेली जो क्लासेस होती है बेस्ड होती है, वो डीपीएस होता है। डेली टेस्ट कब होता है? जब कोई टॉपिक खत्म हो जाता है तो उसके मल्टीपल टेस्ट पेपर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिटरमिनेंट पढ़ाया या मैट्रिक्स पढ़ाया, तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के ऊपर ही अपने यहाँ 14 डेली पेपर है। तो अगर मैं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को खत्म करता हूँ 10 दिन में, तो उसके बाद उसके 14 डेली पेपर होंगे। डेली पेपर 14 डेज तक चलेंगे, ताकि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स जब तक आपको दिमाग पे नहीं बढ़ जाए तब तक 14 टाइम्स डेली पेपर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के होंगे। जब उसके डेली पेपर खत्म हो जाएंगे तो उसका वीकली पेपर होगा, ताकि डेली पेपर में अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो वीकली पेपर में दूर हो पाए। जब उसका वीकली पेपर हो जाएगा उसको WD बोलते हैं, तो WD 1 हो जाएगा, तो उसके बाद WD 2 होगा, WD 3 होगा, मतलब मल्टीपल टाइम इस टॉपिक को रिवाइज कराया जाएगा ताकि कोई भी कमी पेशी हो तो परफेक्ट हो पाए। तो पहला डीपीएस होता है जो डेली होता है, डेली टेस्ट टॉपिक खत्म होने के बाद होता है। उसका फिर वीकली पेपर होता है जो एवरी वीक होता है। प्री फाइनल पेपर जो एवरी संडे होता है, मैंने आपको बताया। प्री कैप्सूल पेपर क्या होता है कि जैसे 3 या 4 महीने बीत चुके होते हैं, जिसमें मल्टीपल टॉपिक हो जाते हैं, टॉपिक को क्लब करके
कैप्सूल पेपर बनाया जाता है। ये साइकोलॉजी इस ढंग से रहती है कि कोई बच्चा अगर किसी टॉपिक में अगर लापरवाही कर रहा हो, 3 महीने पहले पढ़ लिया और उसको इग्नोर कर रहा हो, तो कैप्सूल पेपर उसको अवेयर कर देगा कि 3 महीने पहले जो तुमने पढ़ा था, क्योंकि कैप्सूल पेपर में एक साथ पूछ लिया जाता है, तो उस पेपर को वो प्रॉपर वे में जब देता है और उसके मार्क्स कम आते हैं तो समझ जाता है मुझे इस टॉपिक में रिवाइज करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, और अगर अच्छे नंबर आते हैं तो उसको मोटिवेशन भी मिलता है। केस स्टडी पे आधारित है कि कोई बच्चा अगर टॉप 10 में आते आते चूक गया तो उसके पीछे क्या रीजन था, टॉप 10 में आया तो क्या रीजन था, फर्स्ट रैंक आई तो क्या रीजन था, तो सारी चीजों को स्टडी करते हुए, क्योंकि हर बच्चे की पर्सनल काउंसलिंग मैं ही लेता हूँ, पूरी केस स्टडी करने के आधार पे ये स्टडी मटेरियल बने हैं, पूरे स्टडी मटेरियल टेस्टेड है, क्योंकि इन्हीं स्टडी मटेरियल के कारण 12 साल से ऑलरेडी फर्स्ट रैंक अपनी यहाँ से आ रही है, टॉप 10 आ रही है, टॉप 100 आ रहा है, इन्हीं मटेरियल को करके बच्चे ऑलरेडी फर्स्ट रैंक ला रहे हैं, इन्हीं को करके टॉप 100 के अंदर, टॉप 10 के अंदर रैंक ला रहे हैं, इन्हीं कारण तीसरी जा रहे हैं और इन्हीं कारण अच्छे कंपनी से प्लेसमेंट ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात हो जा रही है कि जिस मटेरियल को करके 12 साल ऑलरेडी फर्स्ट रैंक आ रही है, टॉप 10 टॉप 100 आ रहा है, टॉप 20 आ रहा है, तो अगर उस मटेरियल को शिद्दत से पूरी ईमानदारी से अगर कोई बच्चा करता है तो सेम रैंक पे वो सिलेक्ट हो पाता है या सिलेक्ट हो पाएगा। तो प्री कैप्सूल पेपर में क्या मल्टीपल टॉपिक एक साथ पूछे जाते हैं, उसके बाद हमारा पेपर होता है। कैप्सूल पेपर में क्या है कि मल्टीपल, जैसे प्री कैप्सूल पेपर के पहले का पेपर होता है जो 2 या 3 महीने का एक साथ पूछा जाता है, लेकिन कैप्सूल पेपर में 6-7 महीने बीतने के बाद कैप्सूल पेपर चालू होता है, तकरीबन दीपावली के 1-8 महीने पहले से चालू होता है कैप्सूल पेपर। तो उससे क्या होता है कि पूरे मल्टीपल टॉपिक को एक साथ क्लब करके पूछा जाता है। उसके बाद होता है प्रोग्रेसिव पेपर, ये मल्टीपल सब्जेक्ट को एक साथ पूछा जाता है, सपोज कोऑर्डिनेट हो गया, कैलकुलस हो गया, अलजेब्रा हो गया, स्टार्ट हो गया, तो सारे टॉपिक को एक साथ मिला के जो पूछा जाता है वो प्रोग्रेसिव पेपर होता है। तो मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज होते हैं, इसमें मल्टीपल टॉपिक एक साथ रिवाइज होते हैं। मतलब साइकोलॉजिकल इस ढंग से चैन मैंने बनाया कि डेली क्लास हो रही तो डेली पेपर डीपीएस हो गया, फिर वो टॉपिक खत्म हुआ तो उसके मल्टीपल डेली टेस्ट ताकि वो टॉपिक सॉलिड हो जाए। अगर किसी बच्चे ने उसमें भी लापरवाही कर दी तो वीकली पेपर में लापरवाही कर दी तो प्री कैप्सूल पेपर, उसमें भी लापरवाही कर दी तो कैप्सूल पेपर, उसमें भी लापरवाही करी तो प्रोग्रेसिव पेपर मल्टीपल सब्जेक्ट का एक साथ पेपर होता है। और उसमें भी कोई किसी कमी पेशी रह गई है तो फिर रिवीजन पेपर, पूरे होल सिलेबस का रिवीजन होता है। तो जो रिवीजन पेपर पर जनवरी से स्टार्ट होता है, पूरे सिलेबस का 7 फेज का रिवीजन पेपर 7 टाइम्स रिवीजन होता है 7 फेज के माध्यम से। उसके बाद होता है फाइनल टेस्ट पेपर, जिसको मॉक टेस्ट बोलते हैं। मॉक टेस्ट मतलब निमसेट का अलग मॉक टेस्ट होगा, सीयूटी के एग्जाम के लिए अलग मॉक टेस्ट होगा, महाराष्ट्र के लिए अलग मॉक टेस्ट होता है, कि सभी के एग्जाम का लेवल अलग होता है। ये मॉक टेस्ट जो फाइनल पेपर होते हैं इनमें भी अलग अलग फेज है। जैसे निमसेट का फेज 14 तक मॉक टेस्ट बनाया मैंने, इस बार फेज 14 हुआ, क्योंकि कंडक्टर हर बार नया होता है। त्रिची का पेपर करा रहा है तो उसका लेवल अलग होगा, वारंगल का अलग होगा, इलाहाबाद का अलग होगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियसली उन्होंने किस टाइप के क्वेश्चन दिए, क्या लेवल है, उनको ध्यान में रखते हुए वो पेपर बनाए जाते हैं। इसलिए हर बार इसमें नए पेपर डिजाइन किए जाते हैं ताकि नए फेज को ध्यान में रखते हुए, नए तरीके को ध्यान में रखते हुए, नया एनआईटी को ध्यान में रखते हुए उस लेवल के क्वेश्चन डाले जाएं। यही कारण है कि बच्चे इतने अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो तकरीबन फाइनल पेपर की संख्या की बात करें तो मोर देन 400 फाइनल टेस्ट पेपर अकेले एनआईटी के ऊपर है। मतलब एनआईटी एग्जाम देने के पहले अपने अकेडमी बच्चा 400 बार एनआईटी को जी चुका होता है। अगर रियल एनआईटी देने के पहले आप 400 बार एनआईटी पहले ही अकेडमी में दे चुके हो, जी चुके हो, उससे टफ पेपर यहाँ एनआईटी से कराए जाते हैं। कि एक्चुअल एनआईटी में जो पेपर होता है उससे कई गुना ज्यादा टफ पेपर एकेडमी में होते हैं और वो 400 फाइनल पेपर हो रहे हैं। तो अगर जिस एग्जाम को तुम्हें देना उसको 400 बार पहले दे चुके हो, एनआईटी के देने के पहले बच्चे 400 बार एनआईटी पहले दे चुके हैं, तो उसमें होने वाली गलतियां मिस हैपनिंग भी 400 बार पहले हो चुकी होती हैं और दूर भी कर लेते हैं। और जब रियल एग्जाम में बैठते हैं तो उनको कुछ नया लगता नहीं, ऐसा लगता है जेमे का नेक्स्ट पेपर दे रहे हैं और फिर एग्जाम को फोड़ फाड़ के आते हैं और बेहतरीन रैंक आती है। यही रीजन है कि इस साल जैसे 14 की मेजॉरिटी क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में बैठ गए। जो स्पेशल क्लास सीट दिया था तकरीबन 25 से 26 क्वेश्चन तो डायरेक्ट कॉपी के और स्पेशल क्लास सीट से आ गए, जिनमें बच्चों ने डायरेक्ट टिक ही कर दिया। तो यही रीजन है कि ऑलरेडी फर्स्ट रैंक है, थर्ड रैंक है, फिफ्थ रैंक है, सिक्स रैंक है, सेवंथ रैंक है, नाइन्थ रैंक है, ये सारे टॉप 10 में 6, टॉप 20 में 11, टॉप 30 में 17, पूरा टॉप 100, टॉप 200 में मेजॉरिटी नंबर ऑफ बच्चे और 464 बच्चे जो हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन हुआ, वो सब स्टडी मटेरियल पेपर का ही कमाल है। और इंपॉर्टेंट जो सीट होती है, स्पेशल क्लास सीट होती है, जो एग्जाम के 2 महीने 1 महीने पहले मिलती है। इस इंपॉर्टेंट सीट, स्पेशल क्लास सीट का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है कि इसमें सारा पूरा ब्रेन खुल जाता है। इसमें एडवांस लेवल के, मेंस लेवल के और उससे भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सारे एग्जाम को दिमाग पर रख के डाले जाते हैं। जैसे अब एग्जाम के 1 महीने में इतना टाइम नहीं होता है, तो अगर किसी टॉपिक में, अगर ट्रिग्नोमेट्री में सपोज 5000 क्वेश्चन है तो 5000 क्वेश्चन में कौन से सिर्फ 50 क्वेश्चन करने चाहिए, वो स्पेशल क्लास में मिलेंगे। अगर मान लो कैलकुलस में आपको 10,000 क्वेश्चन है, ये कैलकुलस में 2000 क्वेश्चन है, अब 2000 में कौन से तुम्हें 300 क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं चाहिए, वो 300 तो करके ही जाना चाहिए, वो स्पेशल क्लास सेट में मिलेंगे। कोऑर्डिनेट में अगर सपोज लगे किसी को कि सर 3000 क्वेश्चन है, मैं एग्जाम के 2 दिन पहले या 10 दिन पहले या 15 दिन पहले, महीने भर पहले 3000 क्वेश्चन नहीं कर सकता, तो मुझे कौन से 600 क्वेश्चन करना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, वो इंपॉर्टेंट सीट में मिलेगा। इसको बोलते हैं स्पेशल क्लास सीट। और स्पेशल क्लास सीट अपने एकेडमी के रिजल्ट का बैकबोन है।
क्योंकि मेजोरिटी नंबर ऑफ पेपर इतने सारे जो एनआईटी हुए वो पूरे स्पेशल क्लास सीट पे और यहाँ की टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और जो डेली लेक्चर होता है उस पर बेस्ड होते हैं। स्पेशल क्लास सीट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो एग्जाम के एक डेढ़ महीने पहले प्रोवाइड की जाती है, जब तक सारा सिलेबस हो जाता है, फाइनल पेपर चल रहा होता है। तो ये तो बात थी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज की। अब हम देखते हैं वाई जेमे। जेमे क्यों ज्वाइन करना चाहिए? बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट है लेकिन उसके बाद भी जेमे ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए? तो उसके 10 रीजन है, 10 रीजन वाई शुड ज्वाइन जेमे। पहला है इंडियाज नंबर वन इंस्टीट्यूट फॉर निमसेट, सीयूटी एंड अदर नेशनल लेवल एग्जाम। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट है, चाहे निमसेट की बात करें, सीयूटी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, सारे नेशनल एग्जाम में। उसका रीजन ये है कि 12 टाइम एयर वन निमसेट इज फ्रॉम जेमे ओनली। 12 साल से निमसेट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जेमे की है। पूरे हिंदुस्तान में एक सिंगल इंस्टीट्यूट मैंने कहा बताया ऐसा कोई भी नहीं है जहाँ पे 2 बार भी फर्स्ट रैंक आई हो, 12 बार फर्स्ट रैंक है। सारे जितने भी एग्जाम है, चाहे एनआईटी की बात करें, सीयूटी की बात करें, बिट्स की बात करें, पुणे की बात करें, और पिछले इतने सालों में जो हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन है एवरी एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, वो एमसीए में तो देखा जाए तो एकेडमी से होते हैं हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन, इसलिए इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट है। दूसरा, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि 19 टाइम हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन निमसेट में 19वीं बार लगातार हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन भी एकेडमी से ही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपर इन ऑल इंडिया टॉप 10, टॉप 100 रैंक। जितने भी पिछले सालों का रिजल्ट उठा के लेंगे, पिछले 10 सालों, 12 सालों, 18 सालों का रिजल्ट उठा के देखेंगे तो टॉप 10 और टॉप 100 में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपर है, अधिक से अधिक टॉपर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अपनी एकेडमी के ही मिलेंगे, जेमे के मिलेंगे। हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसमेंट इन टॉप कंपनीज फ्रॉम एनआईटीज। जो हाईएस्ट नंबर प्लेसमेंट है, चाहे गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, अमेजन की बात करें, सिस्को की बात करें, जो त्रिची, वारंगल, सूरत कल, पहले अब तो सूरत कल नहीं रहा, पहले सूरत कल भी था, सारे कॉलेज से जो कैंपस प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होते हैं और हाईएस्ट पैकेज पे होते हैं, वो अभी तक देखा जाए तो जितने हाईएस्ट प्लेसमेंट हुए हैं वो सब जेमे के स्टूडेंट है। ये सबसे बड़ी बात ये है। बेस्ट फैकल्टी इन इंडिया प्रोड्यूस 12 टाइम ईयर वन निमसेट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपर इन ऑल इंडिया टॉप 10 एंड टॉप 100 रैंक विद हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन इन निमसेट। देखा जाए तो फैकल्टी किसी इंस्टीट्यूट का बैकबोन होता है। फैकल्टी ही उस व्यक्ति को, अगर आपका मेंटर सही है तो आप डायरेक्शन तक पहुंच जाएंगे, मेंटर गलत है तो डायरेक्शन गलत होगा। कई बार बहुत मेहनत करने वाले बच्चे भी ऐसे मिसगाइड हो जाते हैं और पूरी मेहनत करने के बाद भी उनको समझ नहीं आता कि मेहनत में क्या कमी रह गई। बाद में उनको समझ में आता है कि मेहनत तो हम कर रहे थे लेकिन हमारा जो मेंटर था, डायरेक्शन देने वाले व्यक्ति, वो गलत डायरेक्शन दे रहा था और हमारा डायरेक्शन सही नहीं मिल पाया, इसलिए हम बहुत कम समय में लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे। इससे बड़ी बात क्या होगी कि अपने यहाँ ऐसे बच्चा जो 9th क्लास फेल हो गया था, सप्लीमेंट्री आ गया था और ग्रेजुएशन 3 साल की जगह 4 साल में कंप्लीट किया क्योंकि ग्रेजुएशन में फेल हो गया था, वो बच्चा ऑलरेडी 5th रैंक आ जाता है ना। और कॉमर्स वाला बच्चा 13 रैंक पे आ जाता है, बायो वाली लड़की 69 रैंक पे आ जाती है। तो सबसे बड़ी बात ये 9th क्लास फेल वाला ऑलरेडी 5th रैंक आ जाता है। तो बाहर बहुत सारे अदर्स ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ्स बैकग्राउंड होने के बाद, अच्छे पढ़ने के बाद भी टॉप 10 के अंदर ही नहीं आए। तो सबसे बड़ी बात ये सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन है कि क्या ऐसी टीचिंग टेक्निक अकेडमी है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, फैकल्टी किसी इंस्टीट्यूट का बैकबोन है। मुझे 1-2 साल नहीं, मुझे हो गए 25 साल पढ़ाते हुए। 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 25 साल पढ़ाने में सारे टाइप के बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो हर एक इतने 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट जब मैंने पढ़ाया तो हर बच्चे को की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। जब मैं ही सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स में ही पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी मैं पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर में पढ़ाऊंगा, तो हर बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उसको कैसे दूर करना है। मल्टीपल टाइम उनकी पर्सनल काउंसलिंग होती है। जब 1-to-1 मल्टीपल टाइम पर्सनल काउंसलिंग होती है तो उसकी वीकनेस सेक्शन को पकड़ के मुझे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये बच्चा 2015 के उस बच्चे के जैसा इसका परफॉर्मेंस है, ये बहुत अच्छा कर सकता है बट इसको सही डायरेक्शन की जरूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि फैकल्टी आपको कितनी बेसिक से पढ़ा रही है। तो स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करूंगा, 9th या 10th लेवल का भी मैथ्स, क्योंकि अपने यहाँ कई सारे नॉन मैथ्स वाले बच्चे आते हैं, बायो वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, एग्रीकल्चर वाले, ऐसे बच्चे भी आते हैं। अब उनको मेरे को मैथ्स वाले बच्चों के बराबर ना सिर्फ लाना बल्कि जेईई मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चन करा के एडवांस लेवल के बच्चों तक पहुंचाना है। तो उसको उस ढंग से कैसे गाइडेंस होगा, मल्टीपल टाइम इसकी क्लासेस लेना। मल्टीपल टाइम इतने टेस्ट इसलिए तो होते हैं कि डीपीएस के थ्रू वो रिवीजन कर लिया, नहीं तो डेली पेपर के थ्रू 14 से 15 बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिया, फिर कैप्सूल पेपर किया, प्रोग्रेसिव किया, रिवीजन किया, और अगर वो बच्चा फिर भी करेगा तो मल्टीपल टाइम उसको क्लास अटेंड करने का मौका मिलता है। और शॉर्टकट ट्रिक से माध्यम से उसको इस ढंग से समझाया जाता है कि अगर कोई तुम्हारा बैकग्राउंड वीक भी है तो तुम एक जेईई एडवांस वाले बच्चे से कैसे कंप्लीट करोगे, शॉर्टकट ट्रिक्स के थ्रू विद इन टाइम लिमिट कैसे क्वेश्चन करोगे। तो जब बच्चे ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सबसे बड़ी बात एकेडमी का वातावरण इस ढंग से निर्मित किया जाता है कि पूरा योगदान परिणाम से उसके मानसिक लेवल का विकास करते हुए उसको इस ढंग से पढ़ाया जाता है कि उस बच्चे के अगर जिम्मेदारी का एहसास हो गया कि मुझे एक बिलीव हो गया कि सर पढ़ा रहे हैं और सर ने बायो बैकग्राउंड वाले बच्चों को, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को, 9th क्लास में सप्लीमेंट्री या फेल होने वाले बच्चों को ऑलरेडी टॉप करा दिया, टॉप 10 के अंदर रैंक डलवा दिया, तो मेरी भी टॉप 10 के अंदर रैंक आ जाएगी। जब बिलीव बच्चे के अंदर हो जाता है कि मैं कर सकता हूँ, और जो मेंटर मेरे साथ कर रहा है, जो मेरा गुरु मेरे साथ मेहनत कर रहा है, वो उन्होंने 12 साल ऑलरेडी फर्स्ट रैंक निकाल दिया और हर टॉप 10 में, टॉप 100 के अंदर, टॉप 20 के अंदर मेजॉरिटी नंबर ऑफ सिलेक्शन सर ने निकाले,
तो इस बिलीफ के साथ जब मेहनत करता है, अंधा यकीन करके मेहनत जब करता है, तो उसका यकीन साकार होता है, मेहनत साकार होता है। और सबसे बड़ी बात है कि 25 सालों के एक्सपीरियंस के कारण ये एक्सपीरियंस का फायदा सब बच्चों को डायरेक्ट मिलता है कि इन 25 सालों में जितने मैंने अप्स एंड डाउन देखे, उतार चढ़ाव देखे, और ना जाने हजारों बच्चों को मैंने पढ़ा के निकाल दिया, उस सब का फायदा बच्चों को मिल पाता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन ये था कि फैकल्टी ही किसी इंस्टीट्यूट का बैकबोन होता है, क्योंकि वही व्यक्ति को, उस बच्चे को सही गाइड कर सकता है कि कौन सा डायरेक्शन सही है, कौन सा गलत है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और किसी इंस्टीट्यूट की फैकल्टी, तो ये 10 पॉइंट में से एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ऑन ऑल टॉपिक। शॉर्टकट ट्रिक्स तो एक वरदान की तरह होता है कि 70 मिनट में चूंकि पेपर, तो अगर कोई ट्रेडिशनल मेथड से अगर पेपर कर रहा हो, सोचिए निमसर का एग्जाम निकाल ले तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपको शॉर्टकट ट्रिक से थ्रू जाना ही पड़ेगा। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेंस एडवांस के डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इस बार भी कई सारे क्वेश्चन मेंस एडवांस के पूछे गए थे निमसर 2025 में, और 23 में तो मेंस एडवांस के क्वेश्चन की संख्या 16 हो गई। 16 क्वेश्चन मेंस और एडवांस के पूछे गए थे, 16। तो सवाल उठता है कि जब तक उनको शॉर्टकट ट्रिक से जाओगे तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन अगर मेथड जाते हैं तो 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तक टाइम ले लेते हैं, पर उनको शॉर्टकट से करते हैं तो विद इन सेकंड, विद इन मिनट सॉल्व हो जाता है। पर वो शॉर्टकट ट्रिक्स वही फैकल्टी बता पा सकता है, वही फैकल्टी डिस्कस कर सकता है जिसमें अनुभव हो, जिसमें क्षमता हो पढ़ाने की, और जिसपे इतने लंबे समय का अनुभव हो। हर कोई का शॉर्टकट ट्रिक्स बता देता है, फिर टॉप 10 रैंक या फर्स्ट रैंक, 12 साल फर्स्ट रैंक जो अपने यहाँ से आई वो कहीं और से आ जाती है। टॉप 10 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 अपने यहाँ से हैं, देखा जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, सारे इंस्टीट्यूट के सारे रिजल्ट मिला लो, सारे इंस्टीट्यूट के सारे जितने भी 2025 में सारे इंस्टीट्यूट, सारे कोचिंग का रिजल्ट मिला लो, और सारे रिजल्ट मिला के देखा जाए तो उनके टॉप 10 की रैंक मिला लो, तो अपने टॉप 10 की रैंक के आधे के बराबर नहीं है। इससे बड़ी बात क्या होगी, अपने टॉप 10 के रैंक के आधे के बराबर नहीं, अगर उनके टॉप 10 रैंक मिला लो तो यही तो रीजन है। तो ये सबसे बड़ा रीजन ये कि अगर शॉर्टकट ट्रिक्स टेक्निक ये लंबे अनुभव के कारण आया, तो हर क्वेश्चन को जब मैं मल्टीपल साइंस सॉल्व कराता हूँ मुझे समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन को इस डायरेक्शन से किया जा सकता है, उसका बेनिफिट बच्चों को मिलता है। और यही शॉर्टकट ट्रिक्स, यही स्ट्रेटजी, यही टीचिंग टेक्निक अगर अदर्स किसी के पास होती है तो फिर 12 साल ऑलरेडी फर्स्ट रैंक अपनी यहाँ निकलती, कहीं और निकलती। टॉप 10 में 6 स्टूडेंट जैसे 2025 में अपने आए हैं, कहीं और आती। और नंबर ऑफ सिलेक्शन जो 400 स्टूडेंट अपने यहाँ से कहीं और से आते, कहीं और से इसलिए नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ें है नहीं। इसलिए ये 10 रीजन थे जो एकेडमी को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। इसमें बेस्ट टेस्ट सीरीज इन इंडिया मैंने बता दिया, 834 टेस्ट सीरीज, बल्कि 1030 टेस्ट सीरीज है जो अनबीटेबल है। और ये टेस्ट सीरीज ऐसे हैं कि इन टेस्ट सीरीज का कोई मुकाबला है नहीं, क्योंकि टेस्ट से डायरेक्टली न सिर्फ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बल्कि टेस्ट में जो स्कोर आ रहे हैं सेम स्कोर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक वाले के अगर मेन एग्जाम में आ रहे हैं, तो इससे बड़ा प्रूफ और प्रमाण कुछ हो नहीं सकता। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विद मोस्ट इकोनॉमिकल फैसिलिटी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो 5 एकड़ का कैंपस है, 2 लाख स्क्वायर फीट पे फैला हुआ है। तो जब बच्चे ऑफलाइन के लिए आते हैं तो ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल मिलता है इनको, और पूरी ऐसी फैसिलिटी मिलती है। यहाँ योग ध्यान प्राणायाम पूजा अर्चना, इतना अच्छा कैंपस है, पॉजिटिव माहौल रहता है, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट निर्मित होता है, स्वच्छ मन से, स्वच्छ विचार से जब पढ़ाई करते हैं और सारे आध्यात्म को पढ़ाई में समावेश करते हैं तो बेहतर रैंक पे सिलेक्ट होते हैं। यही सारी चीज़ें मैं गाइडेंस ऑनलाइन वालों को भी देने की कोशिश करता हूँ। ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट है, किसी भी स्टूडेंट से बात करेंगे आप तो ऑनलाइन में पहले बैच स्टार्ट होने के पहले भले वो ऑनलाइन में घर में बैठे हैं, लेकिन पूजा अर्चना पहले होती है। वो जहाँ जिस प्लेस पर ऑनलाइन में होते हैं वहाँ खड़े होकर पूजा अर्चना करते हैं। योग ध्यान प्राणायाम बैच के पहले जो बता रखा है ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं। क्लासेस का जो शेड्यूल ऑफलाइन को बता रखा है सेम ऑनलाइन वाले घर पे फॉलो करते हैं। अगर मैं 2 घंटे क्लास के बाद 3 घंटे होमवर्क बोला तो ऑनलाइन वाले करते हैं। लंच का जो टाइम मैंने फिक्स कर रखा ऑनलाइन वाले भी घर पे उसी टाइम में लंच करते हैं। पूरे दिन का सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे रात तक शेड्यूल ऑफलाइन वालों को बता रखा है, ऑनलाइन वाले भी जो ईमानदारी से फॉलो करते हैं शेड्यूल फॉलो करते हैं। यही रीजन है कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी टॉप 10 में जगह बनाई। फिर 9th रैंक वाला बच्चा ऑनलाइन स्टूडेंट ही था। फिर हम बात करें 26 रैंक वाली लड़की ऑनलाइन स्टूडेंट थी। फिर 30th रैंक वाला लड़का ऑनलाइन स्टूडेंट था। फिर 63 रैंक वाली लड़की ऑनलाइन स्टूडेंट थी। फिर 85 रैंक वाला लड़का ऑनलाइन स्टूडेंट था। 74 रैंक वाला लड़का ऑनलाइन वाला स्टूडेंट था। फिर बात करें 85 रैंक वाला ऑनलाइन स्टूडेंट था। 91 रैंक वाला बच्चा ऑनलाइन स्टूडेंट था। तो ऑनलाइन में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बाकी ऑफलाइन वाले टॉप 10 टॉप 100 में तो है ही है, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आए। इसके बाद देखते हैं रिवीजन क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम एंड पर्सनल काउंसलिंग। क्या होता है जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है जनवरी या फरवरी में, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसकी रिवीजन क्लासेस चालू होता है। रिवीजन क्लासेस में मास्टर क्लास, मैराथन क्लास होती है, वो लंबी लंबी क्लासेस होती है, उसमें मल्टीपल क्वेश्चन कराए जाते हैं, बल्कि एक क्लास में 100 150 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। उसका बेनिफिट बच्चों को ये मिलता है कि मास्टर क्लास में सारे जेई एडवांस, मेंस लेवल के और जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन जब डिस्कस होते हैं, और उस एडवांस लेवल के क्वेश्चन का जब शॉर्टकट ट्रिक बताया जाता है कि मेंस के क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक्स बड़ा मुश्किल से बच्चों को मिलता है, जब एडवांस लेवल का शॉर्टकट ट्रिक्स यहाँ डिस्कस किया जाता है तो बच्चों के अंदर से फियर ही हट जाता है कि जब जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और ट्रिक के माध्यम सॉल्व कर रहे हैं, और एक दिन में नंबर ऑफ क्वेश्चन जब मास्टर क्लास में 3-3 4-4 घंटे की मास्टर क्लास
रिवीजन क्लास चालू होती है और साथ में उनका पर्सनल काउंसलिंग होता है। 1 to 1 एक बच्चों को बुला के पर्सनल काउंसलिंग लेना, उनसे बात करना, उनकी कमियों को देखना, उनकी प्रॉब्लम्स को देखना और दूर करना। तो ये सारे बच्चे एग्जाम के पहले इतना पॉजिटिव हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर एग्जाम को जाके फोड़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट बैच 2026 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन की बैच किस डेट में स्टार्ट हो रही है। तो 18 जुलाई से ऑनलाइन की बैच भी स्टार्ट हो रही है। जो 2026 में एग्जाम देने चाह रहे हैं, चाहे निमसट की एग्जाम देना चाह रहे हैं, सीयूटी, महाराष्ट्र या तीनों एग्जाम एक साथ देना चाह रहे हैं, तो उनकी बैच अभी 18 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो रही है। 18 जुलाई 2025 से, उसके बाद 7 अगस्त 2025 को भी है। मेरा एडवाइस है कि 18 जुलाई वाली बैच ज्वाइन करना चाहिए और 7 अगस्त को भी करें तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, रिवीजन को ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा टेस्ट सीरीज कर पाएंगे। हालांकि बाद में ज्वाइन करने वालों को भी टेस्ट सीरीज प्रॉपर मिलेगी, लेकिन इनमें फिर मल्टीपल पेपर करने पड़ेंगे, तो जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे रिवीजन का टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो 18 जुलाई 2025 से बैच स्टार्ट हो रही है और 7 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद भी बैचेस 7 अगस्त के बाद 18 अगस्त को भी होगा, 7 सितंबर को भी होगा। फिलहाल अभी 2 बैचेस का लिखा, उसके बाद भी बैचेस स्टार्ट होती रहेगी। और ऑनलाइन वाले बच्चों की जो फी है वो है 25,000, 25,000 फीस है। और ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी करेंगे, फीस वही है, फीस कोई भी इंक्रीज नहीं हुई है। 2026 के लिए फीस वही है, 25,000 जो पहले थी, अभी भी वही फीस है, 25,000 है। ऐसे बच्चे जो जेमे के स्टूडेंट है, रिपीटर है, जो रिपीट कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उनकी फीस 10,000 है। ऐसे हालांकि इस बार किसी बच्चों को कोई ज़्यादा जरूरत पड़ी नहीं है जेमे के स्टूडेंट को रिपीट करने की, लेकिन जो भी बच्चे रिपीट करना चाह रहे हैं वो 10,000 उनकी फीस है। रिपीटर स्टूडेंट की फीस 10,000 है और जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनकी फीस 25,000 रुपये है ऑनलाइन वाले बच्चों की। वहाँ बात करें ऑफलाइन की, तो जो ऑफलाइन की भी नेक्स्ट बैच सेम डेट में स्टार्ट हो रही है कि ऑफलाइन ऑनलाइन वालों की क्लास साथ में ही होती है। तो 18 जुलाई और 7 अगस्त इनकी भी क्लास स्टार्ट हो रही है और इनकी जो फीस है 1,60,000 है, सेम फीस है जो ऑफलाइन की रहती है और इंक्लूडिंग जीएसटी फीस है। और एक बात और, जो बच्चे अभी 2026 में एग्जाम देना चाह रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी अब उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो गई है। अब फ्रेश बैच जो स्टार्ट हो रही है, नई बैच स्टार्ट हो रही है, 18 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। जितना लेट होते जाएंगे उतना रिवीजन को जब कम टाइम मिलता है तो हमें ये फिर बाद में रिग्रेट होता है कि हमने जो 10 दिन 15 दिन हमने लेट ज्वाइन करा है, काश पहले कर लेते तो हमें दूसरे बच्चों की तुलना में ज़्यादा टाइम मिलता। अभी भी लेट नहीं हुए हैं, आराम से, क्योंकि पिछले बार तो एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस ही 25 जुलाई से चालू हुई थी, तभी तो 18 जुलाई 7 दिन पहले स्टार्ट हो रही है। पहली बैच पिछली बार ऑनलाइन 25 जुलाई से स्टार्ट हुई थी, कि जिसकी ऑल इंडिया 9th रैंक थी ऑनलाइन बैच में, वो बच्चे ने ज्वाइन करा था 7 अगस्त को। तो ऐसा नहीं कि अगर 18 जुलाई को ज्वाइन कर रहा है तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, या 7 अगस्त ज्वाइन कर रहा तो लेट हो गया। 7 अगस्त की बैच का था पिछली बार, जिसकी ऑनलाइन में 9th रैंक है। हालांकि फर्स्ट रैंक वाला बच्चा, 3rd रैंक वाला बच्चा, 5th रैंक वाला, 6th रैंक वाला, 7th रैंक वाला, ये सारे बच्चे अक्टूबर में ज्वाइन कर लिए थे। लेकिन ये दिमाग में रखना कि सर अक्टूबर में ज्वाइन करने वाले बच्चों की रैंक आएगी, या हमने अगर जुलाई में ज्वाइन कर रहे हैं अगस्त में तो क्या हमारी अच्छी रैंक नहीं है, कि बिल्कुल ऐसा नहीं। 10 बच्चे ने 7 अगस्त को पिछले साल ज्वाइन किया था ऑनलाइन के माध्यम से, 9th रैंक है, RN पांडे की, तो वाराणसी का था, तो उसने 10 महीने की कोचिंग की, इसके बाद भी उसकी 9th रैंक है। तो अभी तो 18 जुलाई पहले, क्योंकि पिछली बार ऑनलाइन की बैचेस स्टार्ट हुई थी 25 जुलाई को, पहली बैचेस स्टार्ट हुई थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम लेट हो गए, बट जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना बेनिफिट होगा, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रिवीजन को आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा और सबसे ज़्यादा ये कि स्मूथली तैयारी कर पाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं बैच 2027 के लिए। जो बच्चे निमसट सीयूटी महाराष्ट्र की तैयारी करना चाहते हैं 2027 के लिए, मतलब 2027 में उनको एग्जाम देना है, तो उनकी बैच कब से स्टार्ट हो रही है। तो जिन बच्चों को निमसट की एग्जाम 2027 में देना है, महाराष्ट्र की एग्जाम 2027 में देना है, या सीयूटी की एग्जाम 2027 में देना है, उनकी जो बैच स्टार्ट हो रही है 7 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो रही है। अभी इसी साल 7 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगी और उसके बाद फिर 7 अक्टूबर के बाद 7 नवंबर है, 7 दिसंबर है, लगातार बैच स्टार्ट होती रहेंगी। और उसमें ऑनलाइन बैचेस की जो फी है 45,500 है, 45,500 है। लेकिन अभी अगर कोई बच्चा 7 अगस्त के पहले रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो 20,500 का ऑफ है, 20,500 ऑफ है, इसमें 20,500 का डिस्काउंट रहेगा उसको, अगर 7 अगस्त के पहले रजिस्ट्रेशन करा लेता है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1,000 रुपीज़ में होता है, मात्र 1,000 रुपये में रजिस्ट्रेशन होता है। मैंने इसलिए करा कि कोई बच्चे को लगे कि सर अब पहले फीस 25,000 थी, तो अभी ये 45,500 है, हम इतना फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो अभी 7 अगस्त के पहले अगर 1,000 में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, फीस पूरी नहीं भरना, सिर्फ 1,000 में रजिस्ट्रेशन कराना, फीस तो बैच के पहले भरना है। 7 अक्टूबर की बैच है तो आप 30 सितंबर तक फीस भर सकते हैं। अभी सिर्फ 1,000 में रजिस्ट्रेशन कराना है और 7 अगस्त के पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपकी जो फीस है वो 25,000 ही लगेगी, 25,000 ही लगेगी। तो ये उन बच्चों के लिए है। आप जो बच्चे 2027 के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो उनकी अभी कोचिंग का ड्यूरेशन भी 20 मंथ्स है। ये 20 महीने की फीस है, ये 45,500 जो फीस है वो 20 मंथ्स की फीस है। अब 20 महीने की जो फीस है तो उसमें देखा जाए तो 20 महीने तुम्हें अलग कुछ भी फीस में पे नहीं करना है,
उसमें ऑनलाइन के माध्यम से सारी वो फैसिलिटी जो ऑफलाइन वाले बच्चों को प्रोवाइड की जाती है वो सारी फैसिलिटी मिलेगी। बट अगर किसी बच्चों को ये फीस भी ज़्यादा लग रही है 45,500, तो कुछ नहीं, उनको 25,000 रुपीज़ ही पे करना है अभी, लेकिन 7 अगस्त के पहले उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा लिया अपनी अकेडमी में, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत पहले से रजिस्ट्रेशन करा लिया, उनको 25,000 की फीस लगेगी। और जिन बच्चों ने अभी रजिस्ट्रेशन पहले नहीं कराया उनके पास भी मौका है, 7 अगस्त के पहले रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं, 1,000 रुपीज़ पे करना पड़ता है और आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। अगर 7 अक्टूबर की बैच ज्वाइन करना है आपको, 7 अक्टूबर 2025 की, या फिर अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर या अगले साल जनवरी में भी करना है तो भी सेम ही फीस लगेगी, 25,000, ज़्यादा नहीं लगेगी अगर आप 7 अगस्त के पहले रजिस्टर्ड हैं तो। इसमें लिखा भी है कि स्टूडेंट who registered before 7 August 2025 will have to pay fee rupees 25,000 for 2027 बैच। लेकिन अगर आप 7 अगस्त के बाद अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फिर आपको 45,500 फीस लगेगी। और ध्यान रहे ये 45,500 फीस आपको देखा जाए तो 20 मंथ्स की फीस है, 20 महीने की फीस है, 2027 तक की फीस है। 25 से स्टार्ट होगी बैच, 2027 तक चलेंगे। वहीं कोई स्टूडेंट अगर 2027 के लिए निमसेट सीयूटी महाराष्ट्र के एग्जाम के लिए ज्वाइन करना चाहता है ऑफलाइन, तो उसकी ऑफलाइन वालों की फीस सेम है, 1,60,000। फीस में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, पिछले 3 सालों से फीस 1,60,000 ही है, इसमें कोई भी फीस में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, सेम फीस लगेगी। और 1,60,000 जो फीस है वो 2 साल के लिए है, मतलब 20 महीने की फीस है। 7 अक्टूबर 2025 से ज्वाइन करेंगे और 10 जून 2027 तक की फीस है, तब 20 मंथ्स की फीस है, 1,60,000 ऑफलाइन फीस है ये, इंक्लूडिंग जीएसटी है ये। बात करते हैं अब बात करते हैं अगर न्यू बेस्ट फॉर 2028 के लिए जो बच्चे 2028 में निमसेट की, सीयूटी की, महाराष्ट्र के एग्जाम देना चाहते हैं, उनकी जो बैच स्टार्ट होगी वो 7 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगी। उसके बाद भी स्टार्ट होती रहेगी, लेकिन पहली बैच रहेगी 7 अक्टूबर 2026। और उनकी ऑनलाइन की जो फीस है 45,500 है इनकी फीस। ये जो फीस है ये भी 20 मंथ्स की फीस है और बैच स्टार्ट होगी 26 से 7 अक्टूबर 2026 से और 10 जून 2028 तक चलेगी। तो ऑनलाइन की फीस 45,500 है। वो बच्चे जो ऑफलाइन के माध्यम से 2028 में निमसेट की एग्जाम देना चाह रहे हैं, ऑफलाइन के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं और निमसेट सीयूटी महाराष्ट्र एग्जाम 2028 में देना चाह रहे हैं, उनकी ऑफलाइन की फीस सेम है, 1,60,000। और बैच स्टार्ट होगी 7 अक्टूबर 2026। उसके बाद भी बैचेस चालू होती रहेंगी, लेकिन पहली बैच रहेगी 7 अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगी और 10 जून 2028 तक चलेगी। ये 20 मंथ्स की फीस है, 1,60,000 ऑफलाइन की। और ऑनलाइन के माध्यम से करना चाहते हैं तो 45,500। अब हम देखते हैं ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो किसी भी बैच के लिए अगर एनरोल करना 2026 के लिए, 27 के लिए, 28 के लिए, तो क्या होगा। ऑनलाइन के माध्यम से कई सारे बच्चे जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो वो मैं प्रोसेस बताती हूँ कि ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका क्या क्या होगा, किस ढंग से एकेडमी के वेबसाइट से जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, फी पे कर पाएंगे, पूरी प्रोसेस। कई सारे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैं पूरी प्रोसेस समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप समझते हैं। देखिए, ऑनलाइन के माध्यम से अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, एडमिशन लेना है, किसी भी बैचेस के लिए लेना, चाहे 26 के लिए, 27 के लिए, 28 के लिए, तो सबसे पहले गूगल में टाइप करेंगे आप लोग jitanmiश्raacademy.com। जैसे jitanmiश्raacademy.com टाइप करेंगे अपनी अकेडमी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। jitanmiश्raacademy.com टाइप करेंगे, वेबसाइट का ये होम पेज है। होम पेज पे ये ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, इसमें क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, तो ये अपना ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ बैच की डिटेल्स वगैरह दे रखा है। ये इसमें सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन में नहीं जाएंगे, पहले जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन में, और बना हुआ है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके गए तो स्टूडेंट अपना नेम ऑफ द स्टूडेंट जो 10th क्लास में नाम है, मार्कशीट में वो नाम भरेंगे, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, कैप्चा कोड डालेंगे और फिर रजिस्टर कर देंगे। उसके बाद जो है मेल में आपके OTP चला जाएगा, पासवर्ड चला जाएगा। ये पासवर्ड, OTP और रजिस्ट्रेशन ID जाएगा मेल पे। मेल पे जैसे जाएगा तो मेल पे जाने के बाद यहाँ वेरीफाई अकाउंट करेंगे और मेल से सारा अपना OTP निकालेंगे, रजिस्ट्रेशन ID निकालेंगे, पासवर्ड निकालेंगे और मेल से निकालने के बाद अगले नेक्स्ट स्टेप में यहाँ रजिस्ट्रेशन ID, OTP, पासवर्ड डाल के सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करा तो ये पूरा फॉर्म वापस से रीडायरेक्ट हो जाएगा, इसमें रजिस्ट्रेशन ID, पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देंगे और जैसे लॉगिन करेंगे तो ये सारे 5 स्टेप खुल जाएंगे। पूरे 5 स्टेप का फॉर्म है। पहले स्टेप में स्टूडेंट डिटेल है, सेकंड में टर्म्स एंड कंडीशन है, थर्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड है, फोर्थ में पेमेंट प्रोसीजर और फिफ्थ में है अपलोड ट्रांजैक्शन डिटेल है। तो फर्स्ट स्टेप में जाएंगे स्टूडेंट डिटेल में। जैसे स्टूडेंट डिटेल में जा रहे हैं तो ये पूरे स्टूडेंट डिटेल में पहले बैच का सेशन पूछेगा, सेशन 2025, 26, 27। तो जिन लोगों को 2026 में एग्जाम देना है, जिनकी बैच अभी 18 तारीख से 18 जुलाई से चालू हो रही है, 26 सेशन चूज़ करेंगे। 27, 28 का भी कॉलम नहीं है, इंक्लूड कर दिया जाएगा अभी 1-2 दिन में। तो यहाँ पे अपना बैच का सेशन सेलेक्ट करेंगे, अपना पर्सनल डिटेल पूरा भरेंगे, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब पूरा टोटल A to Z जितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये सारे भरने के बाद 12th क्लास की डिटेल है, ग्रेजुएशन की डिटेल है, ग्रेजुएशन अपेयरिंग है या कंप्लीटेड है, ये सारी पर्सनल डिटेल भरने के बाद यहाँ पे
कॉम्बो बॉक्स में कॉम्बो बॉक्स में टिक करने के बाद और सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद फिर ये स्टेप 2 आ जाएगा। स्टेप 2 टर्म्स एंड कंडीशन का है। पूरी टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से पढ़ना जरूरी है हर एक स्टूडेंट को, और ये टर्म्स एंड कंडीशन पूरा ध्यान से पढ़ लें। पढ़ने के बाद यहाँ पे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो फिल कर दें, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड होगा, अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद सबमिट कर दें, यहाँ पे सबमिट आएगा, सबमिट कर दिया। उसके बाद आएगा स्टेप 3 में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले ऑप्शन में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, आधार कार्ड है, और ये जो 10th क्लास की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, इसका सिंगल PDF बनेगा। 10th की मार्कशीट, उसके नीचे 12th, उसके नीचे ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर की मार्कशीट जिनका जहाँ तक आया हो, फर्स्ट सेम का आया तो फर्स्ट सेम का, सेकंड सेम का सेकंड सेम का, सिंगल PDF बना के यहाँ अपलोड करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट में अपलोड जाएंगे तो यहाँ पर अपलोड करना है, चूज फाइल करके सबमिट कर देना है, अपलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट अगर गलत अपलोड हो गया तो रिमूव भी कर सकते हैं आप। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा पेमेंट प्रोसेस। पेमेंट प्रोसेस में जब जाएंगे तो यहाँ पे सारे कॉलम आ रहे हैं अलग अलग पेमेंट के, कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो 1000 में रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पहले करा लिया, अब फीस भरना है। अगर 25,000 फीस है तो 1000 रजिस्ट्रेशन करा लिया तो 24,000 वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं रजिस्ट्रेशन और फीस एक साथ भरना चाह रहा हूँ 25,000, तो इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। किसी को ऑफलाइन ज्वाइन करना है, 1000 रजिस्ट्रेशन करा लिया, 1,60,000 के लिए जमा करना तो 1,59,000 जमा करेगा। किसी को लगे रजिस्ट्रेशन फीस एक साथ जमा करना तो 1,60,000। इसमें एक कॉलम और आएगा रिपीटर स्टूडेंट के लिए 10,000 का, रिपीटर स्टूडेंट के लिए। वो कॉलम यहाँ पे नहीं है लेकिन वहाँ पे पोर्टल में शो होगा, तो रिपीटर स्टूडेंट 10,000 वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन कहाँ करना, किस अकाउंट में करना, तो अकाउंट नंबर यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, एकेडमी का अकाउंट नंबर रहेगा, बैंक का नाम रहेगा, ब्रांच एड्रेस रहेगा, IFSC कोड रहेगा। यहाँ से ये सारे अकाउंट नंबर, IFSC कोड निकालने के बाद अपने मोबाइल से आपको गूगल पे या फिर जो भी UPI के थ्रू पे करने के बाद जो भी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट आएगी, ट्रांजैक्शन डिटेल आएगी, UTR नंबर आएगा, पहले अपने मोबाइल से पे करेंगे। मतलब यहाँ पे कोई क्लिकेबल बटन नहीं है, पहले से आपको अकाउंट नंबर लेके, बैंक का नेम लेके, ब्रांच एड्रेस, IFSC कोड लेके अपने मोबाइल से या जो भी आपकी सुविधा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सारा डिटेल अभी अगले स्टेप में एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो अगले स्टेप में यहाँ पे अपलोड ट्रांजैक्शन डिटेल, अपलोड ट्रांजैक्शन डिटेल में कुछ नहीं करना आपको। अगर 1000 की रिसिप्ट है तो 1000 रिसिप्ट यहाँ अपलोड करना है, अगर 24,000 भरा तो इसकी रिसिप्ट अपलोड करना है, और अगर आपने 25,000 भरा तो इसकी रिसिप्ट अपलोड करना है। तो जो भी है इसको अपलोड करने के बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल, रेफरेंस नंबर, अगर IMPS नंबर होता अगर मोबाइल से किया, और बैंक से किया तो UTR नंबर होता है। तो ये UTR नंबर या पेमेंट रेफरेंस नंबर एंटर करके चूज फाइल करेंगे, और चूज फाइल करके जो उसकी ट्रांजैक्शन स्लिप है वो अपलोड कर देंगे यहाँ पे। जो भी अगर 10,000 या 1,000 का पेमेंट किया, 24,000 का किया, जो पेमेंट जिसके लिए अप्लाई हो रहा है, और अपलोड कर देंगे तो वो आप अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद अगर कोई चीज़ गलत होगी तो रिमूव भी कर सकते हैं। अपलोड होने के बाद आपका जैसे पेमेंट की स्लिप वगैरह अपलोड करेंगे, सब कुछ अपलोड करेंगे तो 24 आवर्स के अंदर आपको आपके मेल आईडी पे रिसिप्ट आ जाएगी जितेंद्र अकेडमी से। ये रिसिप्ट आपको संभाल के रखना, और रिसिप्ट आने के बाद आपका साथ में मेल आईडी में पासवर्ड, लॉगिन आईडी, पासवर्ड आ जाएगा। आपको प्ले स्टोर से जितेंद्र अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और सारी जो क्लासेस हैं, ये मोबाइल एप्लीकेशन क्लासेस, सारी क्लासेस जो है वो एप्लीकेशन से होगी। सिर्फ पेमेंट प्रोसेस, फॉर्म भरने की प्रोसेस वेबसाइट के थ्रू हो रही है, बाकी सारी जो क्लासेस हैं और टेस्ट है वो एप्लीकेशन से होगी। तो प्ले स्टोर से जितेंद्र अकेडमी का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेंगे। अगर इसके बाद भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है फॉर्म भरने को लेके, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण वो प्रोसीड नहीं कर पा रहा है, या और भी फर्दर मेरे इतना समझाने के बाद बहुत डिटेल में मैंने समझाया है आज, कि बहुत सारे बच्चों के लगातार कॉल आ रहे थे। मैं आंसर इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि अभी रिजल्ट्स इतना खतरनाक बच्चों का रिजल्ट आया, सब कुछ आया, सेलिब्रेशन चल रहा था, अभी बच्चों की काउंसलिंग चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो मैं इसलिए मैंने वेट करा था कि क्लासेस में मैं सेशन लेके पूरी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। लेकिन इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो 10 से लेकर 6 बजे तक टेक्निकल टीम बैठी रहती है। उसमें बहुत सारे मल्टीपल मोबाइल नंबर्स अपने यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अपने वेबसाइट पे मिल जाएंगे, मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, और लैंडलाइन नंबर मिल जाएंगे। उस नंबर पे कॉल करके, या मैं नंबर पे डिस्प्ले कर देता हूँ, उस कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। ये एकेडमी का प्रोमाइसिस है, और जो ऑफलाइन आएंगे उनके लिए ये कॉन्टैक्ट डिटेल है। तो अगर किसी बच्चे को और भी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो इन नंबरों पे कॉल करके 10 से लेकर 6 बजे का टाइम रहेगा, उसमें अपनी जो भी क्वेरीज है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे निम्सक 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, मैं फिर से समझा देता हूँ, 18 जुलाई को बैच स्टार्ट हो रही है, और 18 जुलाई 2025, 7 अगस्त 2025 को। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वो निम्सक एग्जाम 2027 में देना चाह रहा है, तो उनको 7 अक्टूबर ज्वाइन करना चाहिए। एक बात और, कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर किन बच्चों को 2026, 27 और 28 की तैयारी करना चाहिए। वो स्टूडेंट जो अभी फाइनल ईयर जिनका कंप्लीट हो गया है,
और ड्रॉपर हैं वो बच्चे तो 2026 में ही एग्जाम देना चाहेंगे, तो उनको तैयारी 18 जुलाई वाली बैच से करना है या 7 अगस्त वाली बैच से करना है। या जिन बच्चों का सेकेंड ईयर भी चल रहा है और थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर हो गया है और थर्ड ईयर चल रहा है, मान लो सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गए थर्ड ईयर में आ गए हैं, तो भी वो 18 जुलाई वाली बैच ज्वाइन करेंगे ताकि वो 2026 में एग्जाम दे सकें। ऐसे स्टूडेंट जिनका वही फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेकेंड ईयर में गए हैं, वो स्टूडेंट 2027 के लिए तैयारी करेंगे। उनकी बैच स्टार्ट हो रही है 7 अक्टूबर 2025 से, क्योंकि उनका थर्ड ईयर कंप्लीट होगा 2027 में, तो 7 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगा, 10 जून 2027 तक चलेगा। वो बच्चे जो अभी 12th क्लियर किया और फर्स्ट ईयर में गए हैं, उन बच्चों को 2028 के लिए तैयारी करना चाहिए और उनकी बैच स्टार्ट होगी अगले साल 7 अक्टूबर 2026 में। तो ये मैंने अलग अलग बता दिया। इनमें वो भी बच्चे भी शामिल हैं जो बच्चे ड्रॉपर हैं, सपोज इस बार निमसेट की एग्जाम दिया है और किसी भी कारण से निमसेट में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो अब उनको ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि अगर आपने निमसेट की कहीं से सेल्फ स्टडी की हो, कहीं से तैयारी की हो, अगर सेल्फ स्टडी किया हो तो भी, और निमसेट की कहीं से अलग इंस्टीट्यूट से तैयारी किया हो तो भी, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है मतलब आपका डायरेक्शन सही नहीं था। अगर डायरेक्शन सही होता तो आपका निश्चित सिलेक्शन होता है कि अपने यहाँ एक बच्चे का जिसका 9th क्लास में सप्लीमेंट्री होने के बाद भी अगर 5th रैंक आ सकती है, तो कोई भी बच्चा मैं मान ही नहीं सकता कि उससे भी ज़्यादा वीक होगा, तो वो बच्चा आराम से टॉप 10 के अंदर आ सकता है। लेकिन उसका या तो डायरेक्शन, जिस कोचिंग से कोचिंग कर रहा था या जहाँ से तैयारी कर रहा था, या तो सही डायरेक्शन नहीं मिला, या सेल्फ स्टडी कर रहा था, तो सेल्फ स्टडी में वो सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाया, उस टाइप की मटेरियल नहीं मिल पाया। तो वो बच्चे भी अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए जल्दी से जल्दी एकेडमी ज्वाइन कर लें। ऑफलाइन की भी अगर उनको लग रहा है फीस ज़्यादा है तो ऑनलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेम मटेरियल ऑनलाइन में मिलता है, और ऑफलाइन के माध्यम से ज्वाइन करना तो ऑफलाइन के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे ड्रॉपर जो NIT की एग्जाम दे चुके हैं वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे सेल्फ स्टडी वाले हो या अदर कहीं से तैयारी किया हो, या जो बच्चे थर्ड ईयर जिनका चल रहा है उनको तो ज्वाइन करना चाहिए। जिनका सेकंड ईयर कंप्लीट होकर थर्ड ईयर में आ गए हैं उनको भी ज्वाइन करना चाहिए, और किसी ने ड्रॉप ले रखा उनको भी अभी 18 जुलाई 2025 7 अगस्त 2025 वाली बैच ज्वाइन करना चाहिए। बट अगर कोई बच्चा सेकंड ईयर अभी में एंट्री लिया है तो वो बच्चा अगले साल की एग्जाम तो दे नहीं सकता, तो मैं उनको एडवाइस करूँगा उनको 20 महीने की कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए और पहली बैच ज्वाइन करना चाहिए, ताकि 20 महीने का लंबा वक्त मिल जाए। जो भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक वाला स्टूडेंट है, थर्ड रैंक वाला, 5th रैंक वाला, 7th रैंक वाला, 6th रैंक वाला, 9th रैंक वाला, तो ये सारे बच्चों जो टॉप 10 वाले हैं ना, वो 20 महीने की कोचिंग, 9th रैंक वाला तो चलो 10 महीने की कोचिंग वाला, लेकिन जितने भी बाकी के टॉप 10 वाले बच्चे हैं जो फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, 5th रैंक, 6th रैंक, 7th रैंक, ये 20 महीने की कोचिंग वाले बच्चे हैं जो अक्टूबर में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो वो बच्चे जो लोग अभी लग रहा है कि सर हमारा बस फर्स्ट ईयर होकर सेकंड ईयर में एंट्री लिया है और हमारा 2027 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, तो उनको 7 अक्टूबर 2025 की पहली बैच ही ज्वाइन करना चाहिए, तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आप कभी भी ज्वाइन करो फीस तो सेम ही है, आप 2 साल की कोचिंग करो तो भी फीस सेम है, 1 साल की कोचिंग करो तो भी फीस सेम है। तो उनको 2 साल वाली जो 20 महीने वाली बैच ज्वाइन करना चाहिए जो 7 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो रही है, जो बच्चे भी सेकंड ईयर में गए हैं। अदरवाइज जो ड्रॉपर हैं या जिनका थर्ड ईयर चल रहा है उनको 2026 में एग्जाम देना चाहिए, उनकी बैच 18 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा कोई क्वेरीज है, डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो एनी टाइम 10 से 6 बजे के बीच में आप कॉल लगा सकते हैं। मैं अगर फ्री होऊंगा तो मेरे से बात हो जाएगी, नहीं टेक्निकल स्टाफ को गाइड कर देंगे, और अगर मुझसे बात करना तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर से बात करना है, तो वो आप टाइम लेके आपसे कॉल बैक करा के बात करा देंगे। चलो सबको वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।